लिटरली मैंने मेरी मम्मी को अपना पीए बना लिया, हमने एक नोटपैड निकाल लिया कि अच्छा 8 से 8:10 तक आपके साथ टाइम है, 8:20 से 8:25 तक आपको टाइम दे रहे हैं। तो मैं अक्सर अपनी स्पेशल क्लासेस शेड्यूल करता हूँ 8 बजे, तो स्टूडेंट्स के पहले मैसेज आते हैं, सर आप 8 बजे क्यों करते हो, आज तो ये वाला मैच है। थोड़ा सा ब्लंट रिप्लाई है, बट मैंने कई लोगों को ये मैसेज किया है स्टूडेंट्स को कि अगले साल भी तुम यही देखोगे, वही बैंगलोर वर्सेस चेन्नई तुम्हें देखना है। चॉइस है। हाँ चॉइस है, और अगर वो छोड़ के मेरी क्लास अटेंड कर लोगे, हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो मैं करवा रहा हूँ उनको सॉल्व कर लोगे, तो प्रोबेबली ये मैच लबासना में बैठकर देखोगे। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने तो अपना इंस्टा तो ऑफ कोर्स बंद करना था, मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था। और पीछे बैठना आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो यूपीएससी डिसाइड करेगी। यहाँ पर कोई अलग ब्रह्मास्त्र 2-3 क्वेश्चंस आंसर कॉपी लेके जाता था मैं पेजेस, और मैं हॉल के बाहर बैठ के लिखता था। ब्रेक टाइम में भी करता था, लंच में भी करता था, और सुबह में भी। आसपास वाले तो डर जाते होंगे एकदम। नहीं, मैं अलग जाके करता था। यू हैव टू डू दिस स्मॉल थिंग्स, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। 8 बजे एक एस्पिरेंट है, बैठकर ये पता नहीं क्या लिख रहा है एग्जाम के पहले। मुझे भी लगता था कभी-कभी इट इज लूनेटिकल ऑफ मी टू डू दैट। आज भी एक शायरी कंपटीशन था जो मैं छोड़ के आया हूँ। नहीं, बट आई थिंक कंपटीशन छोड़ के आए, बट वी कैन डेफिनेटली हैव वन राउंड ऑफ दैट, राइट? हाँ, पार्ट लेने वाले थे क्या उसमें? अच्छा, तो आप लोग मेंस के बारे में जो बता रहे थे, जस्ट एक्सपांडिंग ऑन दैट फर्दर, मेंस के लिए कुछ स्पेशल किया आपने, कुछ बिल्कुल ही निराला सा कर दिया, यहाँ पर कोई अलग ब्रह्मास्त्र कुछ इस्तेमाल किया हो ऐसा? सेम ब्रह्मास्त्र, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस। पहले 3 अटेम्प्ट में वो नहीं किया था, 4th अटेम्प्ट में सब कुछ किया था। दैट वर्क्स। हाँ, इतना ही है, मेंस कुछ है नहीं। मेंस में ट्रिक ये है, आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, पूरा भर दीजिए। जितना आपको स्पेस दिया है, अपन 15 मार्क के लिए 3 पेज, 20 मार्क के लिए 4 पेज, आप मेक श्योर कीजिए कि लास्ट का थोड़ा सा पन्ना छूटता है तो छूटता है, बट भर दीजिए। आप बिल्कुल कम्प्लीटली नॉनसेंस मत लिखिए, थोड़ा बहुत सेंसिबल पॉइंट्स लिखिए, स्ट्रक्चर ठीक रखिए, हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेंस में टॉप कर जाएंगे, मेंस में टॉप एटलीस्ट आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाएंगे, एंड दैट इज इट। एंड ऑल्सो आई लेड कि हर सब्जेक्ट के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो। जैसे मेरा ये था कि अगर पॉलिटी में और गवर्नेंस में मुझे नहीं पता चला मुझे इंट्रो कैसे करना है और कंक्लूजन क्या करना है, तो मैं कोई ना कोई आर्टिकल लिख दूंगी, कोई कमेटी इनकी इतनी सारी बैठती है, कुछ ना कुछ वैसा ऐड करके लिख दूंगी। आर्टिकल तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन याद कर लो। GS3 में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, GS3 में भी काफ़ी कर सकते हो आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डाल दिया आपने अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें काफ़ी कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को पकड़ लो और उन्हें यूज़ करके आप कंक्लूजन लिख दो, लेकिन वो आपको कंप्लीट करना है। और जैसा कि मतलब सम्यक ने कहा, बिल्कुल सही है, आपको ऑल द 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन मेरा GS1 में जैसे ज्योग्राफी में मुझे लग रहा था कि एक क्वेश्चन मेरा मिस होने वाला है, तो मैंने पहले इंट्रो लिखा, फिर मैंने इधर कंक्लूजन लिखा हाफ पेज पे, उसके बाद मैं उसका मेन पार्ट करने लगी। और फिर जब मुझे लग रहा था कि अब तो आ गए हैं कॉपी लेने, तो मैंने इंडिया का मैप बना दिया, वो कुछ तो था उसके बारे में, और ये कर ली। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी गलत हो सकता है। और जैसा दीपेश ने शेयर किया कि 5 मिनट लेट आया था पेपर, ऐसा हमारे एथिक्स के पेपर में हुआ था GS4 में। तो उस टाइम पे जब एग्जामिनर लेने वाले थे कॉपी, तो सब बच्चों ने मतलब मेरा एक पूरा क्वेश्चन रह रहा था, लास्ट 5 मिनट्स थे, तो 5 मिनट्स भी नहीं थे, वो लेने आ रहे थे। तो मैंने बस स्टार्ट किया, सर आपने जब लेट दिया है 5 मिनट्स तो आपको लेट ही लेना चाहिए, और ट्रस्ट में आप एक बार स्टार्ट कीजिए, एस्पिरेंट्स विल सपोर्ट यू। तो पूरी क्लास ने मतलब थोड़ा रक्स कर दिया, नहीं सिर्फ 5 मिनट बाद ही देंगे। और फॉर्चुनेटली मैं काफ़ी पीछे थी क्लास में जब उन्होंने पेपर ऐसे शीट लेना स्टार्ट किया, उस टाइम में मैंने कंप्लीट कर लिया। तो कुछ एंथ्रो में मेरा था, सबसे पीछे बैठा था। और ऑप्शनल में सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हुआ था, राइट? याद है? ऑप्शनल के लिए सीटिंग अलग था। हाँ, बाकी पेपर्स में आई वाज एट द फ्रंट एंड ऑप्शनल में आई वाज एट द लास्ट। सो ऑप्शनल का सेकंड पेपर में लास्ट क्वेश्चन छूट रहा था एंड ही वाज कमिंग, बाय द टाइम ही केम आई वाज एबल टू कंप्लीट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल दोस 50 पेजेस। बट पेपर मिलता भी तो लास्ट में है आपको, जैसे अगर आप पीछे बैठे हो तो आपको दिया जो 2 मिनट में बांटते हैं, शुरू भी आप लास्ट करते तो शुरू भी तो आप लास्ट हाँ, बट आंसर शीट तो इट्स अ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, राइट? तो वो तो मिल जाता है बाय द टाइम पेपर स्टार्ट्स। यस यस यस, तो उससे पहले आप देख सकते हो उसको। तो जस्ट थोड़ा सा 30 सेकंड्स का एडवांटेज होता है, बट दैट काउंट्स। व्हाट शी सेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ इंट्रोस और कुछ कंक्लूजन्स रट के चले जाइए, ट्रस्ट मी इट विल कम इन हैंडी। मैप्स बनाना, स्पेशली ज्योग्राफी में आपको इंडिया से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, फटाक से मैप बना दिया। पूरा इंडिया का मैप नहीं बनाना, अगर सिर्फ साउथ इंडिया का कुछ बनाना तो सिर्फ साउथ का वैसे वी जैसा बना दिया, या फिर वर्ल्ड का मैप बना दिया। हमारे टाइम पे एक ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने एक माउंटेन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें अगेन वर्ल्ड मैप बना दिया। तो उसमें आपका स्पेस भी बढ़ गया, टाइम भी बचता है। दूसरी चीज़, एक बहुत ही इनसाइडर टिप ये है कि आपका जो GS4 का पेपर है और जो आपका ऑप्शनल पेपर 2 है,
इनको तो आप सबसे अच्छा पेपर प्रिपेयर करके जाइए, स्पेशली इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स, क्योंकि GS4 होगा आपका संडे का सेकंड पेपर, सिमिलरली ऑप्शनल भी होगा नेक्स्ट संडे का सेकंड पेपर। उस टाइम तक आप मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड होंगे, फिजिकली आपके हाथ थक चुके होंगे, एंड वो पेपर चाहे पेपर आसान भी आए, इट विल सीम मोर डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज वो इतना लेट है, आपके अंदर वो फटीग बैठ चुका है तब तक। GS पेपर 4 जब आप लिख रहे होंगे तब आप 3 दिन से लगातार पेपर लिख रहे होंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, और संडे का भी आखिरी पेपर है। आगे सेम विद ऑप्शनल, तब तक तो आपका पूरा हफ्ता बीत चुका होगा, और ऑप्शनल का सेकंड पेपर होगा, आपका हाथ जेन्युइनली, आपके मसल्स दर्द कर रहे होंगे, आपका माइंड काम नहीं कर रहा होगा। अगेन अ टिप, अगर आपको बीच में माइंड काम करना बंद करता है तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज डार्क चॉकलेट्स। तो मैं अपने साथ डार्क चॉकलेट्स लेके जाता था, जो कि एकदम से आपको एनर्जी का बूस्ट भी देती हैं और आपको जगा के भी रखती हैं। सो उससे आपका माइंड एकदम से शार्प हो जाता है। तो मैंने डार्क चॉकलेट्स खा खा के अपना मेंस देखा है। नाइस। तो अपने एनर्जी लेवल या ग्लूकोज लेवल्स का ध्यान रखा जाए, पेपर को अच्छे से करना है एंड ट्राई टू कंप्लीट द पेपर। और 30 सेकंड एक दिन में नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। और पीछे बैठना आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो यूपीएससी डिसाइड करेगी। तो ये मत सोचना मैं भी पीछे बैठूंगा अभिजीत की तरह और मुझे भी 5 एडवांटेज मिल जाएगा। राइट। तो दोस्तों, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा के बीच में एक छोटा सा पॉज लेकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए 2024 और 25 की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक होगी। हम लेकर आ रहे हैं पाथफाइंडर मेंस प्लस प्रीलिम्स बैच। दिस बैच इज गोइंग टू हेल्प यू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आपकी प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम करवाएंगे, और ये बैच केवल 7,999 रुपीज में अवेलेबल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लो कॉस्ट में बैच है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सही नहीं लग रहा है। देखिए, इसमें सब कुछ सही है। हम ये लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, वो अभी तक हमने ऑफलाइन से 1/5 प्राइस पर अवेलेबल करवाए थे, पर वो प्राइस भी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अनअफोर्डेबल है। तो उनके लिए हम एक और लोअर प्राइस पॉइंट लेकर आ रहे हैं, ताकि यूपीएससी की तैयारी के पहले किसी को ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं। बहुत ही कम प्राइस में, परहैप्स इंडिया के अंदर लोएस्ट प्राइस है ये किसी भी यूपीएससी ऑनलाइन कोर्स का। उसमें आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट एजुकेटर्स एंड पूरा तैयारी टिल प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सब कुछ मिलेगा। अब इसमें आपको बता देता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप की व्हाट इज गोइंग टू बी द कोर्स, कैसे ये पढ़ाया जाएगा, किस तरह से हम इस कोर्स को कंडक्ट करेंगे। 1 जून 2023 को ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए आपको एनरोलमेंट अगर करना है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने इसका प्राइस 8,000 रखा है, बट दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,500 स्टूडेंट्स। उसके बाद में ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन अभी शुरुआत में एक अर्ली बर्ड ऑफर हमने रखा है, इसका आपको जल्द से जल्द फायदा उठाना है। कोर्स की स्टार्टिंग होने वाली है 1 जून से। इसमें आपको पढ़ाएंगे मैं और पाथफाइंडर के मेरे अन्य सदस्य साथी एजुकेटर्स। तो हमारी जो पाथफाइंडर की टीम है, आप देख रहे हैं, आपको कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, और लाइव में भी हो सकता है आप उनमें से किसी टीचर से पढ़े हो, तो आपको वही टीम लाइव में पढ़ाने वाली है। इट इज गोइंग टू बी अ फुली लाइव कोर्स। यहाँ पर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, आपको सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस हम लाइव अवेलेबल कराएंगे। 900+ आवर्स की टीचिंग इसमें होने वाली है। लगभग 6 महीने कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। 6 महीने में ये पूरा बैच आपका समाप्त होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी, पढ़ाई सब करवाई जाएगी। आफ्टर दैट, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस के लिए आपकी अलग से क्लासेस लगेंगी, मेंस के लिए आपकी हम अलग से हैंड होल्डिंग करेंगे। मेंस के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम अवेलेबल होगा, ताकि आपको मेंस में कहीं भी ये महसूस ना हो कि अब हमारे साथ कोई नहीं है। तो अगर आप एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी देंगे। साथ साथ में ये मेंटोरशिप प्रोग्राम इंटरव्यू तक भी आपके लिए जारी रहेगा। इंटरव्यू के लिए डेफ एनालिसिस होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसे कई अभ्यर्थी नहीं करवाते हैं। डेफ एनालिसिस के साथ साथ इंटरव्यू के अंदर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड रिसेंटली सिलेक्टेड ऑफिसर्स दोनों के मिक्स पैनल से हम आपका इंटरव्यू भी करवाएंगे, और इससे आपको यूपीएससी में अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखने में मदद मिलेगी। तो देखिए, ये वाला जो ऑफर है, इसका फायदा उठाइए। अभी 8,000 रुपीज इज आई थिंक अ वेरी रेवोल्यूशनरी प्राइस पॉइंट, जो यूपीएससी के अंदर बेस्ट क्वालिटी एंड लोएस्ट प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल हम करवा रहे हैं। इसका उम्मीद करता हूं कि 2025 के रिजल्ट में कई स्टूडेंट्स जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम होगा। तो ये थी हमारी सारी जानकारी। अब हम फिर से अपने मेन कॉन्वर्सेशन पे पहुंच जाते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा मेंस का, या एनी पर्टिकुलर एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव? मेंस के लिए मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से किया था। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी ऑब्वियसली मेंस के लिए। तो जब मैं टेस्ट सीरीज़ लिख रही थी तो मैं पेपर आराम से कर पा रही थी। मुझे लगा ही नहीं कि, मुझे लगता था 3 घंटे लोगों को कम कैसे पड़ जाते हैं, ठीक लग रहा था। और उसमें मुझे जो मॉक टेस्ट दे रही थी उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा चल रहा है प्रिपरेशन, तो काफ़ी बढ़िया है।
फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको प्रॉपरली निकाल के उसको वर्ड में जो फाइल को PDF फाइल को एडिट करके UPSC जैसी कॉपी बना के सॉल्व करके देखती हूँ 3 घंटे में। उसके क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अलग लगे जो टेस्ट सीरीज थे उससे। फिर मैंने कहा ये तो अलग ही गेम है, इसमें तो 3 घंटे में पेपर भी नहीं हो रहा है और क्वेश्चन भी बहुत एनालिटिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है UPSC के, तो दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। फिर मैंने कम्प्लीटली क्या किया, पिछले 5 साल के पेपर 5x4 20 पेपर्स हो गए, मैंने एक दिन एक पेपर लगाना स्टार्ट किया। मैंने मॉक टेस्ट वगैरह लगाना बंद कर दिया, सिर्फ PYQ को लगाती थी और उसमें बहुत चीज़ें पता चली कि पेपर रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस की थीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, स्पेशली मेंस में। और सिलेबस का रियल इम्पोर्टेंस PYQ को लगा के ही पता चलता है। जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जब मेंस का PYQ देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा होगा कि कहाँ कहाँ पॉवर्टी है, कैसे उसको इरेडिकेट करें, और क्वेश्चन इसी थीम पे हर बार आएगा, रिपीट होगा। तो उससे क्या होता है, मेंस का सिलेबस काफ़ी छोटा हो जाता है और आपको पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वगैरह प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फाइनल अटेम्प्ट करने से पहले PYQ को ज़रूर देख के जाएं, 3-4 बार ज़रूर देखें। क्वेश्चंस की थीम्स रिपीट होती हैं, GS4 में भी रिपीट होती हैं, 3 में भी रिपीट होती हैं, 2 में, 1 में, पूरा पेपर में रिपीट होती हैं, तो उसको ना इग्नोर करें, ये मुझे लगता है। थर्ड अटेम्प्ट के बाद जब हुआ नहीं ना मेरा, तब मेरे ईगो पे बहुत ज़्यादा लग गया था वो चीज़। तो मुझे लगा 4th अटेम्प्ट में मतलब आई गॉट वेरी एंग्री विथ माई सेल्फ कि वाई एम आई नॉट एबल टू क्लियर इट, और मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ। तो आई वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो उसमें आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव नोटिस दिस, आई डोंट नो इफ इट्स द सेम फॉर यू, बट वंस यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग अ 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर, तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल या फिर जो आपका वो वार्म अप होता है ना, वो पहले एक क्वेश्चन में होता है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से फ्लो बहुत अच्छा होने लगता है। तो मैं क्या करता था कि मैं 1 घंटे पहले आता था, मतलब जितना भी पहले आता था, एग्ज़ाम हॉल से घुसने से जस्ट आधे घंटे पहले आई यूज्ड टू राइट मेंस का आंसर्स इन हॉल के बाहर बैठ के 1-2 क्वेश्चंस लिखता था, एंड दैट डिड वंडर्स फॉर मी। मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गो, ग्राफ ऐसे अगर है तो दिस जो वार्म अप वाला फेज वो मेरे एग्जाम हॉल के बाहर होता था। तो एग्जाम हॉल में आई वाज कंप्लीटली इन माई फ्लो, इन माई जोन, के जस्ट राइटिंग। वो ऐसे में भी बहुत हेल्प किया, सारे पेपर्स में बहुत हेल्प किया। वार्म अप कर लिया आपने एक तरह से। आई रोट मेंस आंसर्स, रियल मेंस आंसर्स, प्रीवियस ईयर के जो भी मॉडल उठा के 2-3 क्वेश्चंस आंसर कॉपी लेके जाता था मैं पेजेस, और मैं हॉल के बाहर बैठ के लिखता था। ब्रेक टाइम में भी करता था, लंच में भी करता था, और सुबह में भी करता था। आसपास वाले तो डर जाते होंगे एकदम देखकर। नहीं, मैं अलग जाके करता था। यू हैव टू डू दिस स्मॉल थिंग्स, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। सुबह 8 बजे एक एस्पिरेंट है, बैठकर ये पता नहीं क्या लिख रहा है एग्जाम के पहले। मुझे भी लगता था कभी-कभी इट इज लूनेटिकल ऑफ मी टू डू दैट, बट मैं तो डर जाता ऐसा किसी को देखता तो। मैं किसी को डराने का हक नहीं था, दूर जाके करता ये चीज़। नहीं, अच्छी बात है, मतलब डरना नहीं, जस्ट जोकिंग अराउंड द फैक्ट, बट यस दिस इज ये है एक अलग तरह की चीज़ जो देखो आपको इस इंटरव्यू में सुनने को मिली है। तो ये आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप में से जो भी लोग मेंस देंगे, यू कैन ट्राई टू डू दैट, मे बी इट वर्क्स फॉर यू। एंड ऑल्सो सर आई थिंक टाइम स्ट्रेटेजी भी आपको रखनी चाहिए। 3 घंटे हैं, कितने क्वेश्चन कब होने हैं। तो मेरा था फर्स्ट 1 घंटे में मुझे ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है कि स्टार्टिंग के मैं पेपर स्टार्ट तो वो 10 मार्कर्स ही करती थी, 4 क्वेश्चन वहाँ के करने, फिर मैं 15 मार्कर्स पे पहुँचती थी, क्योंकि अगर लास्ट में क्वेश्चन छूट रहा है तो 15 मार्कर नहीं छूटना चाहिए, 10 मार्कर का चलेगा। तो फिर 15 मार्कर पे आ गए, तो 4 + 3 क्वेश्चन ये हो गए। फिर इसके 6 क्वेश्चंस, वही जो आपने 10 मिनट्स देते हैं आप, तो 60 मिनट्स और हो गए यहाँ पे, और फिर आपका लास्ट में 1 क्वेश्चन बचेगा और उधर आपके बाकी के 6 क्वेश्चन बचेंगे, तो वो आपके लास्ट आवर में होने चाहिए। मतलब आई थिंक मुझे मैं समझा नहीं पाई हूँ क्लियरली, लेकिन ये मेरा था फिक्स कि मुझे ऐसा करना है। ट्राइंग टू मेक इज वो स्ट्रेटजी करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन, हाँ कैसे क्वेश्चन करने, कितने क्वेश्चन। 1 घंटा हो गया है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्पीड, आपका पेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। एग्जैक्टली। इस पे मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि वो जो 5 मिनट मिलता है ना आंसर स्टार्ट करने से पहले, राइटिंग स्टार्ट, उसमें मैं करता था कि जो क्वेश्चन मुझे सबसे कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हमेशा होंगे, वो मैं मार्क कर लेता था। और वो 2-3 क्वेश्चन को सबसे एंड में मैं करता था, इसलिए क्योंकि एंड में हैंडराइटिंग सबसे ख़राब होता है, टाइम नहीं होता है। तो इफ़ आई हैव टू गिव माई लीस्ट बेस्ट एफर्ट एट दैट टाइम, आई वुड रादर डू इट फॉर द क्वेश्चन जो मुझे सबसे कम आता हो, तो मुझे कॉस्ट बेनिफिट उसका बेटर लगता था। तो दीज ऑल स्ट्रेटजीज डजंट कम इन अ डे, इट कम्स विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस।
तो वो प्रैक्टिस एंड रिवीजन। और जब आपको 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है तो आई थिंक आप डेटा जो भी रिलेवेंट कुछ है ना कि तो वो उस टाइम पे आ जाता है माइंड में कि मैंने इसके रिगार्डिंग ये डेटा है तो मैं वहीं क्वेश्चन पेपर पे लिख लेती हूँ ये डेटा है, ये कमिटी है, ताकि जब आप, क्योंकि आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं तो हो सकता है 11th क्वेश्चन पे आप भूल जाएंगे ऐसी कोई कमिटी थी। वो स्पीड के टाइम पे आपको याद होना चाहिए, वो क्वेश्चन पेपर सामने हो और फिर आप उसको कर भी रहे हो उस टाइम पे। तो ये मेंटली आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आई नीड टू फिक्स ऑल द डेटा इन माई माइंड, क्या फ्लो रहेगा प्रोबेबली कि ये क्वेश्चन पहले करना है, ये बाद में करना है। एंड एज यू सेड कि 15 मार्क्स वालों को प्रायोरिटी दो, जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, और लास्ट के 1 आवर में डू दोज क्वेश्चंस जो आपको या तो नहीं आते या आपको लग रहा है कि इसमें मैं अपना जिसमें कॉस्ट बेनिफिट सबसे कम है। हाँ, कॉस्ट बेनिफिट कम है एंड आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। और इसमें मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि लास्ट में अगर आपका लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में कामली आपने कंप्लीट किया है तो एग्जामिनर को आप हिंट दे रहे हो कि आपने पूरा पेपर बहुत अच्छे से किया हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन से आपको काफ़ी जज किया जा सकता है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से करते। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, कितनी परफॉर्मेंस क्या रही है। GS3 में इकोनॉमी में क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत हार्डकोर इकोनॉमिक्स से था, मुझे नहीं आता था, तब मैं काफ़ी पैनिक हो गई थी कि मुझे अब यहाँ से जज करने वाले हैं। लेकिन फिर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन अच्छे करो, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, लेकिन आप पहले अपनी एक इमेज बिल्ड कर लेते हो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कि इन्होंने ऐसे आंसर लिखा है, मैप बनाया है, डेटा डाला है, इसका मतलब इस बच्चे को आता है। वो आप स्टार्टिंग में अपनी एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं भी मानता हूँ कि यू हैव टू ट्रीट द पर्सन चेकिंग योर आंसर एज अ ह्यूमन बीइंग। वो दिन में 50 आंसर कॉपी करेक्ट करे, उसके लिए इजी बना दीजिए आप, तो एनीवेज यू विल हैव ए सिंपैथी यार। तो मुझे लगता है ये चीज़ इट कैन नॉट बी मैकेनिकल, ऐसे इजी अंडरलाइन, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, इन सब का पूरा फुल इस्तेमाल किया जाए, वो आप लोगों ने सबने किया है। तो देखो जो उनको नहीं करता है वो इस टेबल तक नहीं पहुंच पाता है, तो आपको करना है। ये रहता है एस्पिरेंट का, सर मैप बनाना ज़रूरी है क्या? देखो नहीं बनाओगे तो स्कोर कम आएगा, ज़रूरी कुछ नहीं है दुनिया में, बट अगर बनाओगे तो स्कोर अच्छा आएगा। जहाँ पे आपको 10 में से 6 मिल रहे थे, प्रॉबेबली 8 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, 6.5 मिल जाएंगे, वो हाफ अ नंबर भी आपको लिस्ट में इधर से उधर कर सकता है। तो इसीलिए वो एफर्ट डालो जहाँ पर आपको लग रहा है कि डालना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एफर्ट डालूँ मैं, तो सोचो मत, वो एफर्ट डाल दो। मेक दैट मैप, अंडरलाइन दैट पार्ट, हाईलाइट करो, सर राइटिंग अपनी सुधारो अगर राइटिंग ख़राब है तो ये तो जनरल पॉइंट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने ऐड किए। तो सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी, बिकॉज अभी आप आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तो अभी एंड जब इन लोगों ने अपना एग्जाम दिया होगा कंपेयर टू नाउ, अभी इस बार के जो एस्पिरेंट्स देंगे कंपेयर टू द वंस जो नेक्स्ट ईयर देंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एवरी ईयर। तो अभी फिलहाल व्हाट आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आपको स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स बताते हैं दैट दे आर फेसिंग? प्रोबेबली वी माइट गेट सॉल्यूशंस हियर। देखिए पिछले 2-3 साल में जो एस्पिरेंट्स की प्रोफाइल रही है उसमें मुझे सबसे बड़ा चेंज ये लगा है कि नंबर 1, कोविड क्राइसिस हिट अ लॉट ऑफ फैमिलीज। तो जो प्रिपरेशन के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो कई लोगों के पास अब नहीं है। नॉट एवरीवन कैन सेंड पीपल टू कोचिंग्स, 1.5-2 लाख 2.5 लाख की फीस दे दी, वो नहीं है। तो ऑनलाइन तैयारी के प्रति जो लोगों का रुझान है वो बढ़ा है डेफिनेटली, बिकॉज ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग इट एट अ मच लेस कॉस्ट देन व्हाट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड। तो ये एक डेफिनेटली चीज़ हुई है। द बेस ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग और गिविंग द एग्जाम दैट हैज़ इंक्रीज। काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से, डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग देश के हिस्सों से आते हैं। तो मैसेजेस आते हैं, कारगिल में स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है मेरा कारगिल से मैसेज करता रहता है, वहीं से तैयारी कर रहा है कारगिल से। एंड वहाँ से लेकर आप देखिए नागालैंड से आ रहे हैं मैसेजेस कि हाँ हम कर रहे हैं, ये डाउट है। तो मतलब एक तो डाइवर्सिटी काफ़ी बढ़ गई है, ये मैंने देखा। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि करेक्ट गाइडेंस उन्हें नहीं पता है, जैसे सम्यक के नाम से मुझे याद आ गया, सम्यक पथ, वो उन्हें नहीं मिला हुआ है। अब उसमें इशू ये है ना कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सभी जगह गाइडेंस बहुत सारी है, तो सही सोर्स पकड़ना, सही रास्ते पर चलना ये ज़रूरी है। आप इधर उधर ना हो जाओ, देयर आर मैनी अदर डिस्ट्रैक्शंस एज वेल। तो तैयारी से संदर्भ में या कंटेंट के संदर्भ में अगर हम देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चॉइस, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन को पकड़ना, करेक्ट रास्ते पर चलना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड चैलेंज ये है कि स्टूडेंट्स आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ मैनी अदर थिंग्स, गेमिंग, बेटिंग, जो अभी IPL के समय में लोग करते रहते हैं, है ना, ड्रीम 11 और वट एवर, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सब को लेकर थोड़ा सा है, खास करके लड़कों का ये डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा ही है। अभी आजकल IPL चल रहा है तो सब मैच देखने में बिजी हैं। मेरी क्लास में हुआ था, आई वॉज टेकिंग अ क्लास एट 8 PM, तो मैं अक्सर अपनी स्पेशल क्लासेस शेड्यूल करता हूँ 8 बजे। तो स्टूडेंट्स के पहले ही मैसेज आते हैं, सर आप 8 बजे क्यों करते हो, आज तो ये वाला मैच है। तो मैं उनको एक ही रिप्लाई करता हूँ कि तुम देखो, तुम अगले साल भी यही मैच देखोगे। थोड़ा सा ब्लंट रिप्लाई है, बट मैंने कई लोगों को ये मैसेज किया है।
स्टूडेंट्स को कि अगले साल भी तुम यही देखोगे, वही बैंगलोर वर्सेस चेन्नई तुम्हें देखना है। इट्स अ चॉइस सर। हाँ चॉइस है, और अगर वो छोड़ के मेरी क्लास अटेंड कर लोगे, हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो मैं करवा रहा हूँ उनको सॉल्व कर लोगे, तो प्रोबेबली ये मैच लबासना में बैठ कर देखोगे, देख तो वहाँ से भी सकते हो, राइट? तो इट्स अ चॉइस। तो ये वाला डिस्ट्रैक्शन वाला इशू मुझे काफ़ी लगता है। आप लोगों को इस पर क्या कहना है? गाइडेंस एंड डिस्ट्रैक्शन। वेरी वाइज डिस्ट्रैक्टेड और यू नो गाइडेड, मिसगाइडेड, नॉट मिसगाइडेड बट बहुत डिस्ट्रैक्टेड है कि कहाँ इधर से फॉलो करें इधर से करें। ये था आप लोगों के साथ चैलेंज? जैसे कि सम्यक ने बताया कि मोस्टली हम सबकी प्रिपरेशन कोविड टाइम में हुई है, तो डिस्ट्रैक्शन वैसे काफ़ी कम हो गया था इस चीज़ में कि मार्केट घूमने जाना है, पार्टी करनी है, फ्रेंड से मिलना है, वो सारा डिस्ट्रैक्शन नहीं था। सेकंड ये उस टाइम पे बहुत ये चल रहा था कि कोई क्या बना रहा है, कुकिंग कर रहा है और ऐसे कुछ स्टेटस डाल रहा है, तो बनाना केक यहाँ बनाना केक एक कॉफ़ी, डालगोना कॉफी। हाँ यार गिल्टी एज चार्ज, मैंने भी डाला था उसका स्टोरी। तो मेरी वाइफ ने बनाई थी डालगोना कॉफी, तो मैंने भी स्टोरीज डाली थी उसकी। कि आपने बना दी? नहीं, I created my wife, तो but हाँ, मतलब I also joined that trend। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने तो अपना इंस्टा तो ऑफ कोर्स बंद करना था, मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था कि किसी के टच में ही नहीं रहना, जो भी है न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मोस्टली एक तो कोविड वाला फैक्टर था, और सेकंड ये कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करते जो भी आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं। व्हाट्सएप काफ़ी पर्सनल माना जाता है, लेकिन उस पर्सनल अकाउंट पे आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, वो स्टोरीज़ डालेंगे, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी की लाइफ में चलता ही है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इसलिए मैं तो व्हाट्सएप भी बंद कर देती थी। उस पर चैट वगैरह करने की कोई लोड नहीं है। और आप टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई मान लो डॉक्यूमेंट शेयर करना है, कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर करनी है, तो उसके लिए आई थिंक टेलीग्राम इज़ अ गुड ऑप्शन। वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अनलेस कि आप टेलीग्राम पे भी ऐसे टेलीग्राम में इकोसिस्टम थोड़ा सा डेवलप्ड है फॉर यूपीएससी, तो उसको भी आप ऐसे चैनल्स ज्वाइन कर सकते हो जो डेली कुछ क्वेश्चंस सेंड करते हैं, न्यूज़पेपर डालते हैं। एक मेरा यूपीएससी इंडिया करके ऐसा तो कुछ चैनल था जिसपे एक एस्पिरेंट था, वो न्यूज़पेपर में भी उसको मार्क करके डालता था कि दिस इज़ GS4 बेस्ड है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेटा इसमें यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे चैनल्स जो हेल्पफुल है वो यूज़ कर लो, और कुछ टाइम के लिए थोड़ा सोशल लाइफ से आप कट ऑफ कर सकते हो। बट हाँ, उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल एक रूम में खुद को बंद कर लो। अगर किसी मतलब आप 3-4 फ्रेंड्स तो सबकी लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बर्थडे पार्टीज़ में तो आप जा सकते हो एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो फ्रेंड्स, वो सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि उस देयर विल बी मोर लोज इन दिस जर्नी देन हाइज, and in those low times it is those friends and that family members who will support you, so it is very important to nurture those friendships also। कभी ना वो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से यू आर कंडेम्ड टू बी अवे फ्रॉम दोस फ्रेंड्स, तो वो जो लोनलीनेस होती है ना, वो डिप्रेशन में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है। फिर मैंने वही किया था कि हम गूगल मीट वगैरह पे मिलते थे और लंबे वीडियो चैट्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, और या फिर कुछ फन डिस्कस कर रहे हैं, पिछले दिन याद कर रहे हैं कॉलेज के जब कोरोना नहीं हुआ करता था, एंड उस तरीके से दैट वाज आवर रिलैक्स टाइम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे था, टेलीग्राम मैं यूज़ नहीं करता था ज़्यादा, इंस्टा पे मैं था नहीं, ट्विटर मैंने बंद कर दिया था, फेसबुक एनीवेज डेड हो चुका था तो और यूट्यूब को अगेन जो इन्होंने टेलीग्राम के लिए किया, मैंने वो यूट्यूब के लिए किया कि यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट वीडियोस आते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़ना या फिर वहाँ से रिवाइज करना। आई मॉडरेट माई यूट्यूब के, अगर मैं उस पर रिलैक्स करने के लिए कोई वीडियो देख रहा हूँ तो समवेयर और दी अदर इट इज़ हेल्पिंग माई यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और वो बात आप लोग भी समझ लीजिए कि वही है कि IPL मैच तो हर साल होते हैं, हो सकता है अगले साल किसी स्टेडियम में VIP की तरह बैठ के देखेंगे। वी गॉट टू गो इनसाइड ईडन गार्डन्स लाइक VIPs एंड वी गॉट टू मीट सो एंड सो पीपल इन देयर। लाइक जब आप होते हो तो आपको प्रिविलेजेस अलग मिलते हैं। जब आसना में आप अकेडमी में आएंगे, हम बड़ी स्क्रीन पे हर क्रिकेट मैच को स्ट्रीम करते हैं, एक हमारा ऑडिटोरियम, उसमें हम कुछ हफ्ते पहले जिम कॉर्बेट पे थे एंड वहाँ पे लिटरली हम उस रिजॉर्ट में थे जहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी, एंड हम वहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन पे टीवी का मैच चल रहा, IPL का मैच चल रहा था। सो ये चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, दीज थिंग्स विल कम एंड दीज थिंग्स विल कम इन अ बेटर वे इफ़ यू आर इनटू द सर्विसेज। ट्रस्ट मी, आपको एक दिन VIP बॉक्स में बैठ करके IPL मैच देखने को मिलेगा फॉर नथिंग। ये बहुत ईजिली, बहुत छोटी सी चीज़ रह जाएगी वो। So you can continue watching in your phones for free, or you can. It's a choice, sir, that everyone makes. And मतलब if it's important to you, you'll find a way. If it's not important, you'll find an excuse. वही बात है, मतलब it's a choice. All of us are here because we've made hard choices. It has not been easy for any of us. तो आप लोगों ने तो जैसे सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दिया, कोई और डिस्ट्रैक्शन जो आप लोगों ने हटा दिया हो बिल्कुल अपनी लाइफ से? कुछ डिस्ट्रैक्शंस हटा नहीं सकते, बट दे आर ऑलवेज देयर। बट दैट बीइंग सेड, आई मीन यू हैव टू कट ऑफ सोशल मीडिया अ लॉट। तो मैंने नंबर चेंज कर लिया था, एंड आई हैड गिवन माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स
and some distractions that number. तो वो those things are constant in life. But apart My from question was going to come, क्या था वो दूसरा distraction? everything else which I conveniently ignored, everything else was cut off. I mean, and that's a hard choice. Suddenly cutting off from your social life, because I was a very socially active person when I was in job in Bangalore. तो corporate culture ही ऐसा होता है. हाँ, culture ऐसा होता है, parties, weekend You parties. need to network, you need to बिल्कुल, meet yeah, people, speak to them. कभी कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आपको मोटिवेट भी करते हैं. बिल्कुल हाँ. Your friend circle is very important. मतलब यूपीएससी ये बता देती है कि आपका सच्चा दोस्त कौन है. exactly. जब तैयारी कर रहे हो, बहुत गजब फिल्टर है यूपीएससी. बहुत अच्छा फिल्टर है. हाँ, बहुत अच्छा फिल्टर इन एवरीथिंग इन लाइफ. जिसको सिर्फ आपका साथ चाहिए घूमने फिरने पार्टी करने के लिए, आप 3 बार मना करोगे उसे चौथी बार फोन नहीं करेगा. और जो सच्चा दोस्त है वो आपसे पूछेगा प्रीलिम्स के दिन कि कैसा रिजल्ट रहा, तुम ठीक तो हो, नहीं हुआ तो आर यू फाइन. तो ये फिल्टर लाओ आप भी अपनी लाइफ में. अपने फ्रेंड्स वो रखो 3-4 जो आपके लिए असलियत में केयर करते हैं, और सिर्फ घूमने फिरने वाले साथी नहीं कि गेड़ी मार के आ रहे हैं शाम को, चल, वैसा नहीं होना चाहिए. तो अच्छा सर, अभी सिंस हम मसूरी आए हुए हैं, आप लोगों की एकेडमी के इतने करीब है, आई एम श्योर अभी जितने भी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, काफ़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है हमारी, और उसके साथ ही साथ आई एम श्योर उन सबको ये भी जानना होगा कि लबासना में आप सबकी लाइफ्स कैसी चल रही है. सुलोचना, जैसे आपने कहा था कोविड की वजह से आपको फेयरवेल तो नहीं मिला, एंड आई नो बहुत स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज लाइफ में फेयरवेल इज सच एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इवेंट. तो अब फाइनली लबासना में you all will have that function. We've seen so many pictures, videos around these things कि कितना enjoy करते हैं सारे OTs. So थोड़ा सा लाइफ अबाउट लबासना डिस्कस. आपके क्वेश्चन से जस्ट पहले मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि सिलेक्शन के दिन से लेकर एकेडमी पहुंचने के बीच में कैसा फील हुआ. सिलेक्शन हो गया है, आप यू आर द टॉक ऑफ द टाउन, माला वाला लेकर आ रहे हैं लोग, वो एक्सपीरियंस पूरा आया, मजा आया. किसी को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी. अच्छा. एवरीवेयर आई वेंट पीपल न्यू हु आई वाज. दे वर कोचिंग क्लासेस से लेकर के मीडिया पर्सन्स तक, दे वर रशिंग टू माय हाउस. एंड नेक्स्ट 3-4 दिन तो मेरे को समझ ही नहीं आया मैंने क्या कर दिया, बिकॉज मेरे पास ना खाने का टाइम था ना सोने का टाइम था. आई वॉज शेड्यूलिंग इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स लाइक एनीथिंग. लिटरली मैंने मेरी मम्मी को अपना पीए बना लिया. हमने एक नोटपैड निकाल लिया कि अच्छा 8 से 8:10 तक आपके साथ टाइम है, 8:20 से 8:25 तक आपको टाइम दे रहे हैं. And that is not even an exaggeration. मतलब actually that is actually what we all did, because there was I was getting so many calls. मतलब आधों को तो शायद मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ कभी. And इतना बिजी शायद मैं लाइफ में कभी नहीं रहूँगा. बट बेस्ट किससे मिलने को मिला? CM, PM? Best we met Minister for Personnel and Training, Mr. Jitendra Singh. तो जो टॉप 20 होते हैं उनको DOPT फैसिलिटेट करता है. And I was there. तो वो एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस था. Although we did get to meet Prime Minister, I tell you, the 26th of this January, I was invited at the Rashtrapati Bhavan. So I got to meet the President. मैं भारत दर्शन में था. अकेडमी ने स्पेशल सब कुछ किया. मैं हैदराबाद से छोड़ करके स्पेशल फ्लाइट लेकर के दिल्ली आया. And I got to meet the President, the Vice President, the Prime Minister, the Honorable President of Egypt. And the entire cabinet was there. So that was the most special moment. दोस्तों, इस बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चर्चा के बीच में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ. 23 अप्रैल को हमारे द्वारा पाथफाइंडर टीम के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है. यूपीएससी 2023 के पैटर्न पर हम बिल्कुल जीएस और सीसैट जैसा यूपीएससी करवाती है वैसा ही एक टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समुद्र मंथन. अब समुद्र मंथन का मतलब ये है, ये एक ऐसा मंथन था जिसमें किसी को विष मिला, किसी को अमृत. आपको इस मंथन का हिस्सा बनना है और आपके हिस्से क्या आएगा, विष या अमृत, ये तो आपको पेपर सॉल्व करके पता चलेगा. अब ये टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हजारों अभ्यर्थी देश के शामिल होंगे, प्रोबेबली लाखों, हमें नहीं पता. लेकिन आपको जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो मेरे ख्याल से 20, 30, 40 हज़ार सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, अटमोस्ट सीरियस, उनके बीच की जो रैंकिंग है आपको वो अपनी मालूम चल जाएगी. सो गिव दिस टेस्ट, पता करो कि आपकी क्या रैंकिंग है. ये उनके लिए जो 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, और जो 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोबेबली अभी स्टार्ट किया है पढ़ना या फिर पढ़ना स्टार्ट नहीं भी किया है, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इस टेस्ट में एनरोल करो और इस टेस्ट को दो. हो सकता है कि आप केवल 10-20 सवाल सही कर पाएं, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि यूपीएससी होता कैसा है. आप लोगों ने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा, लेकिन आपने कभी एक मॉक टेस्ट नहीं दिया है. तो यूपीएससी की सेटिंग में उसी समय पर सुबह और दिन वाले पारी में जो 2 पेपर होते हैं, उस समय में आपको ये पेपर देकर पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं हैं. तो इस टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए. लिंक नीचे इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा. एंड आप लोगों के लिए कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस भी हमने रखे हैं जिन्हें आप जीत सकते हैं अगर आप अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं. ऑल्सो स्कॉलरशिप भी रहेगी यहाँ पर. जो इस टेस्ट में अच्छी रैंक लेकर आएगा उसके लिए अनअकैडमी के और पाथफाइंडर के कोर्सेज के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिलेगा. और ये डिस्काउंट की डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक.
सो लेट्स गो बैक टू दी आवर कॉन्वर्जेशन। तो एकेडमी पे आए उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग व्यूअर्स को ये बता दें कि एग्जैक्टली LBS-NAA जिसे हम लोग कॉमनली लबासना कहते हैं, इसमें होता क्या है? मतलब आप IAS बन गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसीजर? अगले 1-1.5 साल आप क्या करते हैं? सर वैसे मतलब लोग जनरल परसेप्शन है कि एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया अब आपके मज़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप एकेडमी में फ़र्स्ट डे आते हो, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की अलग क्लासेस होती हैं जिसमें आपका ड्रेस कोड होगा, मैथ्स एटिकेट्स होंगे जो आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था मैथ्स एटिकेट्स क्या होते हैं, चम्मच ये कैसे स्पून पकड़ना है, यहाँ पे खाना होती कैसे है, है, राइट, ये सब डे 1 से स्टार्ट हो ये जाता सब है। फर्स्ट सबसे तो कहेंगे खाना ऐसे है, कांटे को ऐसे यूज करते हैं, नाइफ को मुंह में नहीं लगाना है, टूथपिक को ऐसे यूज करना है, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे बैठना है, यहाँ से उठना है, यहाँ से बैठना है। सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर मेस एटिकेट्स। और अगर आपकी ड्रेस में जरा सा भी दाएं बाएं है, दे वोंट इवन गेट यू एंटर द ऑफिसर्स मेस। दे सेइंग इट्स नॉट अ कैंटीन, इट्स नॉट अ मेस, इट्स द ऑफिसर्स मेस, इट्स एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, सो you need to respect that। तो ये डे 1 ओरिएंटेशन हो गया आपका। ये 3-4 दिन हमारा ओरिएंटेशन सेशन ही चलता है और उसमें हमारा मतलब हेल्थ चेकअप भी था और इसमें फिटनेस चेकअप था कि कितना फिटनेस लेवल है और आपको ये गोल्स अपने लिए सेट करने हैं। आप यहाँ पे एकेडमी में बस एकेडमिक पार्ट आपका हो गया है, अब आपको फिटनेस पे फोकस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है और जनरल जो चीज़ें जो एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमें ज़्यादा वो किया जाता है। और जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मेरे लिए था कि आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठना है। सबके लिए डिफिकल्ट था। आई थिंक नॉट 6 बजे उस समय उठना है, 5:30 था। हाँ, So when 6 the बजे winter got आपको too much- पोलो ग्राउंड पहुंचना Yes, है yes, जहाँ पे yes. आपको हाफ एन आवर लगता है, आपको आधा घंटा वो पैदल मतलब खुद से जाना है और मतलब आपकी नींद भी नहीं खुली है लेकिन आपको निकल जाना है। और हमारे एकेडमी में सुबह सुबह सॉन्ग बजते थे ताकि आप उठ जाओ 5:30 बजे, 6 बजे तक बाहर पोलो mics ग्राउंड लगे पहुंच हुए जाओ। स्पीकर्स लगे हुए थे। पहले जेल में भी ऐसा ही होता था, सबको उठाने के हमें लिए भी गाना ऐसे ही बजाया feel जाता होता था। और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ के बारे में कि आप PT अटेंड करें, आप क्लासेस टाइम पे अटेंड करें। टाइम पे मतलब 5 मिनट पहले आपको क्लास में बैठ जाना है, ये नहीं कि 10 बजे की क्लास है तो आप 10 बजे एंटर हो रहे हो। कॉलेज की तरह नहीं चल रहा है कि नहीं। 10 बजे क्लास है, You 10 cannot enter or leave at any point। So there is biometric attendance, so there is no chance of you doing proxy or anything. ओके। तो आपको आना ही है टाइम से। मशीन इतनी अच्छी है कि वो आपका फेस रिकग्नाइज करती है, वो मेरी फोटो को भी रिकग्नाइज नहीं करेगी। मैं अपनी फोटो दिखाऊंगा वो उसको अटेंडेंस नहीं मार्क करेगी। वो मेरा चेहरा जब तक नहीं देखेगी 3D में तब तक वो बायोमेट्रिक मार्क ही नहीं करेगी। ये तो आईफोन लेवल की टेक्नोलॉजी हो उससे भी ऊपर की ही है वो, मुझे तो ऐसा लगता है। ओके, है ना। तो शुरुआत आपका ओरिएंटेशन हो गया, आपको ये बता दिया गया है कि फिटनेस है ये आपको फॉलो करना है, सुबह 6 बजे आपको ग्राउंड पे आना है, यू हैव टू डू ऑल दीज So फिजिकल that is the एक्टिविटीज। basic, जैसे उसने बताया कि डेली रूटीन एंड दिस गोज ऑन फॉर 3 months इन व्हाट वी कॉल फाउंडेशन कोर्स, जिसमें सारे सर्विसेज IAS, IPS, IFS, IRS, ऑल द डिफरेंट सर्विसेज दे कम टुगेदर एंड 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है। वो खत्म होता है, उसके बाद ऑल द डिफरेंट सर्विसेज गो टू द रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर। एंड जैसे हमें पता है IAS का ट्रेनिंग सेंटर इज लबासना इटसेल्फ, तो हम लोग वी स्टे बैक एंड हमारा देन स्टार्ट समथिंग कॉल्ड फेज 1 IAS प्रोफेशनल कोर्स फेज 1, जिसके पार्ट अब अभी हम है। तो दैट गोज ऑन फॉर 6 months आई थिंक 5 months। 5 months 5 months 12th of December to 12th of May। 12th of December to 12th of May। ओके, सो दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस सम टाइम लेटर, तो ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन 2023। तो अभी ये लोग अपने फेज 1 ट्रेनिंग में है। एंड मेनी पीपल का डाउट होता है कि भारत दर्शन कब होता है। भारत दर्शन फेज 1 का पार्ट होता है, दैट इज फॉर 1.5 42 डेज का होता है, 40 डेज। कई सारी सर्विसेज का भारत दर्शन होता है। IAS का भारत दर्शन इज द मोस्ट वेल नोन एंड मोस्ट सॉट आफ्टर भारत दर्शन, जिसके सब सपने देखते हैं, जिसका सपना कम से कम मैंने देखा था, एंड वो 42 डेज का होता है। इट डिफर्स फ्रॉम सर्विस टू तो सर्विस। ये FC खत्म होते ही तुरंत भारत दर्शन के लिए भेज दिया जाता है आप लोगों को? एक्चुअली 1 हफ्ते का गैप देते हैं बीच में, जिसमें आपका फेज 1 का ओरिएंटेशन देते हैं। अब की बार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो 2 हफ्ते का गैप था। सो वी हैड 2 weeks ऑफ फेज 1 एंड देन वी वेंट ऑफ टू भारत दर्शन। ओके, और इसमें जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ ग्रुप्स बनाकर भेज दिया जाता है, स्मॉल ग्रुप्स, एंड दे आर सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो देयर आर डिफरेंट रूट्स। सो इफ देयर 10 आइटिनरीज है और हर एक आइटिनरी में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस है, तो वी गेट एन ऑप्शन टू चूज कि कौन से रूट का पार्ट होना है। वी गॉट इट दिस टाइम। तो आप लोगों का हो चुका है भारत दर्शन चारों का? सबका एक साथ 180 जाएंगे एक साथ साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे जैसे रूट आपने सिलेक्ट किया उस हिसाब से you'll be हो सकता है थोड़ा बहुत ओवरलैप हो कि जिस समय मैं हैदराबाद में हो सकता है दूसरे कोई एक और ग्रुप भी हैदराबाद में हो, बट वो मेजर रूट्स डिफरेंट रहते हैं। तो ये इसका पर्पस क्या है? व्हाई डू दी ऑफिसर्स, व्हाई आर दी ऑफिसर्स सेंट टू लुक एट ऑल द प्लेसेस इन इंडिया? ऐसा आप लोगों को क्या वहाँ पे नॉलेज मिलता है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। आई थिंक सेंसिटाइजेशन जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि इफ़ यू गेट टू सी द डाइवर्सिटी ओनली देन हम अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हमारा इंडिया इज़ लिविंग इन मल्टीपल जनरेशंस एट वंस, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जो हमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट
week of Bharat Darshan, we were in something called the Army Attachment, where we went to different frontier sections. For example, हम गए थे उरी We section. were in Kupwara. कुपवारा. We were near Pulwama where we were in Uri as well. हाँ. है ना? You passed by Uri. Yes, Yeah. yes. तो we went to LOC. We saw the Pakistani outpost 100 meters away. Yes. वहाँ पे टेलीस्कोप लगा के we are able to see, and we are able to see the daily life of a जवान there. आर्मी जवान So हम these लोग- are huge Not sensitization. just that, हम लोग को ने खुद ने वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने, हेलमेट्स पहने, and they gave us guns to make us look like officers, and we did the area domination patrols with the army. And उतना Suspected डेंजर terrorist था के कि घर वहाँ पे कोई भी टेररिस्ट हो सकता है, कभी भी किसी तरफ से फायर आ सकता है, एंड कुछ और भी चीजें जो कि आई थिंक वी शुड नॉट Yeah. So हाँ, of course, lot of things. So whatever you yeah, can say publicly, आप वही बताइए. the idea is that we were sensitized to their way of life, and the fact कि let's say मान लीजिए हम में से कोई डिफेंस सेक्रेटरी बनता है गोइंग टाइम, then there is this issue of procurement of things for the army people, which is in delay. बहुत डिले हो रहा है, तो बाद में अगर हम पोजीशन ऑफ पावर में आए, हम रियल अप्रिशिएट कर पाए कि नहीं ये रियल डिमांड है, क्योंकि हमने ग्राउंड पे देखा है ये चीज़. तो आई थिंक ये पर्पस होता है चीज़ों का. पाकिस्तान से मुझे याद आया कि बहुत सारे CSS के एस्पिरेंट्स जो वहाँ का IAS एग्जाम होता है, वो लोग भी हमारे एजुकेशनल चैनल्स देखते हैं, बिकॉज इन देयर कंट्री द इकोसिस्टम इज़ नॉट दैट डेवलप्ड. तो वो हमारे वीडियोस देख के अपना काफ़ी कुछ पढ़ते हैं. तो इसीलिए मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा मत बता देना कि CSS वालों को पता चल जाए. बट या यू गाइज वर सेइंग कि ये वाला अटैचमेंट होता है आर्मी का, जिसमें आपको सेंसिटाइज किया जाता है कि कैसे लोग सारे अटैचमेंट्स आर अबाउट सेंसिटाइजेशन. sensitization and knowing. एंड So इट्स they- वेरी वैरिड सर. फॉर एग्जांपल हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेके कोई आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे अंडमान ये सब जगह जाते हैं, से लेके यू गो टू चेन्नई, देन यू गो टू सम टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया. इट्स वेरी वैरिड. तो जो मुझे एक पिक्चर बन रही है वो ये है कि एक्चुअली ये इंडिया में टूरिस्ट दर्शन नहीं है, जैसा इसका एक वो बना हुआ है परसेप्शन. आप लोग एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस को जाके समझ रहे हैं कि भारत सरकार का ये इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है. Before you go and after, not just government of India, the country itself, because आपको सरकार नहीं जगाना है, आपको देश जगाना है. तो before you go and after you come back, you will be a changed person. आपने जिस लेवल की हार्डशिप्स फेस करी होंगी, बिकॉज 42 डेज तक ट्रैवल करना और उतने रिमोट एरियाज में ट्रैवल करना, इट्स नॉट द ईजीएस्ट थिंग टू डू. आपने जिस तरीके की, हम जंगल में थे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में थे और उसके डीप फॉरेस्ट में थे, नेटवर्क भी नहीं है वहाँ पे, जंगली हाथी हैं. देयर वर सम बैचमेट्स ऑफ आवर्स व्हिच वर इन नॉर्थ ईस्ट एंड दे हैड फेस ऑफ विद NSCN एंड दे फेस्ड थिंग्स लाइक दैट. और काफ़ी सारी चीज़ें, आप अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ भी जुड़ेंगे, आप टेम्पल टाउन्स के साथ जैसे उन्होंने कहा कि जुड़ेंगे, आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ेंगे, आप यू विल गेट टू नो वेरियस फैसेट्स ऑफ द कंट्री. आप गांव में जाएंगे. तो उससे पहले हमारी एक विलेज विजिट भी हुई थी सितंबर में, एंड उसमें हमको ये बताया था, हमको अगेन छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके वी वेंट टू 75 डिफरेंट विलेजेस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री. एंड उसमें ये कहा था कि यू मे नो ऑल द लॉज, यू मे नो ऑल द रूल्स, ऑल द रेगुलेशंस, यू मे बी द बेस्ट एट देम, बट यू कैन नेवर एवर बी अ गुड DM और अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर अनलेस एंड अंटिल यू नो हाउ अ विलेज फंक्शंस. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ग्रास रूट में जाओ, उनकी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि शायद फिर पता नहीं कब आपको ये मौका मिले ना मिले. द सर्विसेज एज सच कि आप बिजी हो जाओगे, आपको गांव में जाकर के निवास करने का स्थान मौका कितनी बार मिल पाएगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चनेबल बात हो जाएगी, अपने आप में इस पर हुआ है. तो ये मौका आप मिल रहा है कि सेंसिटाइज करने का, जानने का और सीखने का. जितना हमने भारत दर्शन के टाइम सीखा, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग दैट वी टेक अवे फ्रॉम द अकेडमी. ये हमें मतलब डे इन एंड डे आउट रिपीटेडली बोला जाता है कि फील्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो भारत दर्शन या फिर विलेज विजिट, ये हिमालयन ट्रैक, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ फील्ड वर्क एक्सरसाइजेज, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज. दीज आर वेरी, हमें मतलब फ्रॉम द आउटसाइड इट मे लुक एज अ वेकेशन, बट इट इज़ नॉट. ऑल ऑफ दीज हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू. तो वीडियो वो वेकेशन इसलिए नजर आता है क्योंकि कई लोग उसके वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इट सीम्स लाइक अ वेकेशन, बट यही इस पर्सपेक्टिव सीरीज का मकसद है कि हम आपको एक्चुअल बात बताएं कि अंदर की बात क्या है. दैट इज ओनली 1% ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस. इट इज वेरी चैलेंजिंग. भारत दर्शन मतलब मजा आता है, ठीक है, यू मेक द बेस्ट ऑफ मेमोरीज ड्यूरिंग अ भारत दर्शन, यू मेक द बेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप्स ड्यूरिंग अ भारत दर्शन, एंड दोज फ्रेंडशिप्स वुड लास्ट प्रोबेबली फॉर अ लाइफ टाइम. आप ऐसी ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ पे सिर्फ आप विश कर सकते थे. हम इंडो म्यांमार बॉर्डर पे गए थे कुछ टाइम पहले, वहाँ पे गोलियाँ चली थी, एंड वी सॉ इनटू म्यांमार. एनीवे, सो बट इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज आप हर तीसरे चौथे दिन आप बैग उठा करके इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में पटक दिए जाते हो. वी वर इन श्रीनगर -10 डिग्री टेम्परेचर, नेक्स्ट डे वी वर इन कोलकाता +30, सो एक 40 डिग्रीज का ओवरनाइट चेंज आता है आपके टेम्परेचर में. फिजिकली चैलेंजिंग होता है. आप 42 डेज तक आप घर से बाहर हो, आपको खाना ठीक से कभी नहीं मिलेगा, कभी आपकी पसंद का मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बीमार पड़ सकते हो. देन ग्रुप बड़ा होता है तो ग्रुप डायनामिक्स चेंज होते हैं. योर रिलेशंस विद योर पीयर्स, योर कलीग्स आर टेस्टेड.
ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको हर किसी की बात सही लगेगी, आपके झगड़े होंगे, हर ग्रुप में झगड़े हुए होंगे, बट देन टू हाउ टू ओवरकम देम, हाउ टू वर्क एज अ टीम विद पीपल यू माइट नॉट बी बेस्ट एट फ्रेंड्स विद, उनके साथ कैसे काम करोगे. सो भारत दर्शन एट टाइम्स बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, बट या इट विल बी अ मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम. दीपेश, आप भी लाइक यू नो आई थिंक दीपेश आपने कुछ शेयर नहीं किया. व्हाट वाज दिस भारत दर्शन एंड ऑल द ट्रिप्स दैट दे जस्ट मेंशन्ड आल्सो, आपका पर्सपेक्टिव क्या था इस पे? भारत दर्शन, जैसा पहली बात बोली, सेंसिटाइजेशन, मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स है जो हम सोच भी नहीं सकते. जैसे आर्मी हो गया, जवान की लाइफ आप कैसे जी सकते हो, लेकिन उन 7 दिनों में हमें बता दिया कि किस तरीके से एक जवान काम करता है, किस तरीके से एक ऑफिसर आर्मी में काम करता है, क्या उनके चैलेंज हैं. मुझे याद है कि एक बार वहाँ ब्रिगेडियर सर से हमारी वीसी हो रही थी, तो उन्होंने बस हमसे एक ही बात बोली थी कि जो जवान हैं ये बॉर्डर आपका सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो परिवार है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, वो तो सब जिलों में ही है, और उन जिलों को एडमिनिस्टर आप लोग करोगे. तो आप कभी आपके पास जवान आए तो कम से कम आप उसको परेशान मत करिए. आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम जैसे ये एग्जांपल दिया था कि जवान है, उसकी ज़मीन को देखने वाला कोई नहीं है ज़िले में, वो तो क्योंकि बॉर्डर पर है. अब उसकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, उसको ज़मीन वापस चाहिए तो उसको इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे. तो उसमें हमें उस सेंसिटाइजेशन से ये बेनिफिट हुआ कि अब हमारे पास जवान आएंगे तो हम सोच सकेंगे कि इनके साथ किस तरह की परेशानी आ रही है. ट्राइबल अटैचमेंट हुआ, इंडस्ट्री अटैचमेंट हुआ, फिर एजुकेशन अटैचमेंट, स्मार्ट सिटी अटैचमेंट. तो इस तरीके से सेंसिटाइजेशन तो हुआ ही. उसके अलावा जो मेन हमें जो लर्निंग मिला वो यही था कि कैसे टीम के साथ काम करना है. आपके ग्रुप में हैं 18 लोग, हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. 40 दिन हैं, 40 दिन में कोई भी आदमी फेक नहीं हो सकता. उसका ओरिजिनल, उसकी क्या चॉइसेस हैं, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं है, वो सब आपके सामने आ जाएगा, और हर किसी का अलग अलग है. तो उस अलग अलग को कैसे मैनेज करना है, एक धागे में पिरो के रखना है 40 दिन, वो सबसे बड़ा काम होता है. बहुत डॉन्टिंग काम होता है. और आप सोचिए, आपको फ्लाइट है सुबह 6 बजे, लेटेस्ट से आपकी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे है, और आपको 5 बजे उसके लिए या 4:30 बजे एयरपोर्ट से निकलना है. आपको होटल के बिल्स भी पे करने हैं. आप क्या कर सकते हैं, हर बार ज़रूरी है कि आप 4:30 बजे उठ के सारे बिल्स क्लियर कर पाएंगे. आपका कोई ना कोई साथी होगा जो आपसे पहले ही उस बिल को क्लियर कर दिया होगा, तभी आप एन मोमेंट पे उठ के और फ्लाइट अटेंड कर पाएंगे. तो वो जो कॉमरेडरी, जो दोस्ती और ट्रस्ट जो बनता है भारत दर्शन में, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और बन सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से टास्क डिवाइड हो जाते हैं कि ठीक है तू बिल संभाल, मैं कमरा संभालता हूँ, तो बिल पे कर, मैं सामान पैक करके नीचे पहुँच रहा हूँ, तेरा सामान मेरा सामान. उसको भरोसा है कि कोई सामान छूटेगा नहीं, मुझे भरोसा है कि पे प्रॉपर पे हो पाएगा, पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही सही अमाउंट बताएगा. वो सब कुछ होता है, वो टीम वर्क वहाँ पे भी काम आता है. ये तो एक तरह की टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो गई. क्लोज नेट सर्विस इसीलिए है बिकॉज़ दीस थिंग्स हैपन, दीस बॉन्डिंग्स हैपन. ऐसा भी मोमेंट्स आ जाएंगे जब ग्रुप टूटने के आधार पे हो जाएगा कि 20 लोगों का ग्रुप है कि 10 इधर 10 इधर, या 5 के 4 ग्रुप में मर जाएंगे, एक दूसरे के गले पकड़ लेंगे. बट अगेन यू वर्क थ्रू दोस डिफिकल्टीज एंड यू फाइनली, क्योंकि फील्ड में भी ऐसे ही होने वाला है. हाँ. एक और पॉइंट है कि स्पेशली फॉर फीमेल, क्योंकि जनरली स्क्यूड रेशियो ही होता है, तो 2-3 लड़कियां ही आपके ग्रुप में हैं, तो आप लोगों को तो इतना अच्छा एक दूसरे में बॉन्डिंग रखना पड़ेगा कि हर तरह की प्रॉब्लम एक दूसरे में शेयर कर सकें. 40 दिन आपके पास कोई नहीं है. एकेडमी में आपके पास टीचर्स हैं, लोग हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन उन लोगों वहाँ पर वो 18 लोग ही हैं जो आप, जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करेंगे. सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, एक तो आप 40 दिनों के लिए बाहर हैं और आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, तो एनीवेज आपका लगेज 15 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता. एकेडमी ने हमको 5 किलो और खरीद के दिया था, तो 20 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता. और आपको गर्मी से लेकर सर्दी तक सारे कपड़े ट्रैवल रखने और भी सब कुछ रखना है, जूते रखने, फॉर्मल्स रखने, ये वो रखना है. तो और जैसे जैसे आप घूमते हैं, यू बाय सोवेनियर्स फ्रॉम ईच प्लेस, तो आपका वेट बढ़ता जाता है. तो आप ना एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक दूसरे से कहते हैं, भाई 2 किलो तू रख ले, भाई 2 किलो तू रख ले, भाई आधा किलो का जगह है क्या. हैंडबैग कितना, हमने 8-8, 10-10, 15-15 किलो के हैंडबैग्स पार कराए एक दूसरे की मदद से. एयरपोर्ट पे वो जो सीन होता था ना कि वेट कैसे एडजस्ट करे, पूरा ग्रुप वहां पे साथ में आता था कि कैसे वेट एडजस्ट करे कि 22-20 लोगों का जो वेट है वो पार हो जाए. एक इंडिविजुअल का कभी पार नहीं होता, बट वो ग्रुप का ग्रुप में एज अ जो सेम पीएनआर का. तो वहाँ वो नहीं चलता कि अरे मैं आईएएस हूँ, हमारा तो कर ही दो. दैट इज व्हाट वी आर मैं भी टॉट यही नॉट टू मिस डू. वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए.
अच्छा अच्छा, ये ऑफिशियली मना है, आप लोग ऐसे बोल नहीं सकते जाके? की बात भी नहीं है, मतलब इट डजंट लुक गुड आल्सो दैट वी डू दैट। हां, दैट रिस्पेक्ट, दैट डिग्निटी ऑफ द सर्विस हैज टू बी मेंटेन्ड, बिकॉज मतलब हमें ये हमेशा सिखाया जाता है वेयरएवर यू गो यू आर, आई मीन पीपल हु कैरी दैट इमेज ऑफ द सर्विस विथ यू। सो आप कुछ भी करोगे इट्स एन इंडाइटमेंट और अ गुड थिंग अबाउट द सर्विस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई मीन दिस इज अ लेसन इन ह्यूमिलिटी एज वेल, क्योंकि कई लोगों को थोड़ा होता है कि अरे हम IAS हैं तो कर लेंगे ये, बट बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। आई थिंक दिस ट्रेनिंग इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। तो आपने बताया कि फेज़ 1 की ट्रेनिंग में भारत दर्शन हो गया, फिर उसके बाद आपको फेज़ 1 में क्या पढ़ाया जाता है? क्लासेस होती हैं? लॉ की क्लास, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लॉ की क्लासेस होती है, जैसे कटिंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कटिंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, CRPC व्हिच इज मैजिस्टेरियल पावर्स, जो एज अ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हमें मिलता है SDM DM को, वो सब कौन से एक्ट से आता है, कौन से सेक्शंस ऑफ CRPC से आते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। देन अगेन जैसे हमने बोला बहुत होलिस्टिक स्टडी होता है, जैसे IMF के लोग आते हैं टू टीच अस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन कटिंग एज टूल्स, फॉर एग्जांपल पावर BI बोल के एक सॉफ्टवेयर है विच हेल्प्स अस क्रिएट डैशबोर्ड्स फॉर बेटर प्रेजेंटेशंस टू प्रेजेंट द डेटा वेल, ये सब हम सीखते हैं। तो इट्स अ वेरी होलिस्टिक 360 डिग्री सॉर्ट ऑफ एजुकेशन जो हमें एकेडमी से मिलता है। अच्छा, एक इसी में एक मिथ चलता है कि पबैड ले लो, वहाँ पे एकेडमी में थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, ये सच है क्या? नहीं, या सच तो नहीं कि जो पबैड पढ़ के आया है ऑप्शनल में उसके लिए आसान हो जाता है। हम सब अभी इस समय JNU में MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनरोल्ड है, राइट, तो हमको पढ़ना तो दोबारा से पड़ता ही है। अच्छा अच्छा, आई थिंक लॉ वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा एज रहता है, बाकी तो थोड़ा एज रहता है बिकॉज दे लॉ का थोड़ा बहुत पता होता है, बट तो आप लोगों की क्लासेस की शेड्यूल अभी फिलहाल कैसे होते हैं? 6 o'clock का आपने कहा आप सबको उठ ही जाना होता है बाय हुक और बाय क्रुक। 6:40 से हमारी मतलब 6 o'clock उठ करके आप रेडी होकर के आप पोलो ग्राउंड या फिर अपने जिम या फिर जहाँ पे भी जाना है, योगा रूम जो भी है, 6:40 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 7:30 तक वो चलेगी। आप वापस रूम पे आइए, 9:30 से क्लासेस है फिर आपकी, तो उसमें आप नहा धो कर तैयार होकर के मेस में ब्रेकफास्ट करके, मेस का भी फिक्स टाइमिंग है, इस टाइम के बीच में ही खाना मिलेगा और नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। मतलब 8 o'clock से होता है, कैसे 8 o'clock से 9:30 एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली, तो आप मेस में उस टाइम पे वो डेकोरम के साथ वो कपड़े वगैरह उस टाइम पे पहन करके पहुंच जाइए, उनको आटे झूरी से खाइए और 9:30 से पहले क्लास में प्रस्तुत हो जाइए। फिर बीच में एक टी ब्रेक होता है, फिर 2 लेक्चर, फिर टी ब्रेक, फिर 2 लेक्चर, फिर लंच एंड फिर 2 लेक्चर, एंड तब तक 4:30-5 बज जाते हैं। एंड उसके बाद यू आर बेसिकली फ्री, या फिर समटाइम्स कभी कभी कोई डिग्निटरी आता है, उनके साथ कुछ होता है, कभी कभी कल्चरल होता है शाम को। FC में तो अक्सर शाम को कल्चरल होता था, तो अब वो सब कुछ रहता है। या फिर कभी कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, कभी कभी जैसे अभी बॉलीवुड क्विज था, अभी ये हाउस जर्नल सोसाइटी में है तो उसका काफ़ी सारा काम रहता है। अभी आज भी एक शायरी कॉम्पिटिशन था जो मैं छोड़ के आया हूँ। ओके, सो जो लोग देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए आइए, एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस इन मसूरी, तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है सो दैट इन्हें ट्रैवल ना करना पड़े, इन्हें बस एकेडमी से 5-10 मिनट आना पड़े। एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीवन कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप शायरी का कंपटीशन भी छोड़ के आए हैं। नहीं, बट आई थिंक कंपटीशन छोड़ के आए, बट वी कैन डेफिनेटली हैव वन राउंड ऑफ दैट, राइट? हाँ, आप पार्ट लेने वाले थे क्या उसमें? शायद एक तो एज ऑडियंस तो थोड़ा यहीं से नहीं, ऑडियंस अगर होगी तो मतलब इंटरेस्ट भी रहा होगा। तो ओके, जिंदगी की कहीं इम्तिहान बाकी हैं, जिंदगी की अभी कहीं उड़ान बाकी है, जिंदगी की अभी कहीं इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो जिंदगी के कहीं उड़ान बाकी हैं, अभी तो नापी है मैंने गजबर ज़मीं, अभी तो सारा आसमान बाकी। वाह। तो ये कल्चरल आप बता रहे थे FC में होता है, इवन आई हैव सीन पिक्चर्स ऑफ दैट कि एवरीबॉडी रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर स्टेट की, राजस्थान का है वो इंडिया डे, वो दैट इज इंडिया डे, दैट इज इंडिया डे। ओके, तो ये सब फाउंडेशन कोर्स में हो रहा है? यस, कल्चरल इसमें भी होते हैं फेज 1 में, बट इंडिया डे वगैरह इज समथिंग स्पेसिफिक टू फाउंडेशन। सो इंडिया डे में जितने मैंने वीडियोस भी देखी है, देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन दैट हैपेंस, फुल जोश के साथ मैं देखती हूँ, सारी ओटीज वहां उसको आप गबास्ना का फेस्ट बुला सकते हैं, जैसे हर कॉलेज का फेस्ट होता है, ऑल्दो गबास्ना इज नॉट अ कॉलेज, इट्स अ ट्रेनिंग एकेडमी, बट वो गबास्ना का फेस्ट होता है जहाँ पे हर एवरीबॉडी ड्रेसेस अप अकॉर्डिंग टू देयर जोन्स और अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट कार्डर्स, देन स्पेशल फूड इज प्रिपेयर्ड, हर एक लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक जोन को जिम्मेदारी दी जाती है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और उनके हिसाब से। एंड देन फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, मतलब एक चौथी बार ऐसा होता है कि मेस में टेबल चेयर नहीं होती है, सब हटा देते हैं, आप ज़मीन में पत्थर की तरह बैठते हैं और ओटीज ही आपको सर्व करते हैं, आपकी प्लेट में वैरायटीज ऑफ डिशेस सर्व करते हैं। मेस का स्टाफ भी जब खाते हैं तब भी हम मेस के स्टाफ को भी सर्व करते हैं, एंड दैट इज अ वेरी 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 स्पेशल मोमेंट।
बॉन्डिंग होती है, ज़मीन पे पत्ते पे बैठ के खाना, ह्यूमिडिटी होती है, एंड अलग सा खाना, वो उसके अपना एक वो स्वाद होता है। सो इस इंडिया डे में अगर मैं पूछूं आप चारों के लिए, विच इवेंट्स आर यू ऑल अ पार्ट ऑफ और वर अ पार्ट ऑफ? हो गया है क्या इंडिया डे? या सो विच इवेंट्स वर यू ऑल अ पार्ट ऑफ, या किस क्लब्स के पार्ट हो आप लोग फिलहाल? जैसे आप तो राजस्थान को रिप्रेजेंट किया होगा। एक्चुअली आई गॉट झारखंड कैडर, सो आई वाज पार्ट ऑफ ईस्ट जोन। अच्छा, ये कैडर के अकॉर्डिंग होता है? कार्डर के अकॉर्डिंग होता है, हाँ। या फिर अगर आप चूज नहीं करोगे तो जिस जोन में खाली जगह है उसमें डाल देंगे। तो मेरे को वेस्ट जोन में राजस्थान दे दिया था, तो हमने वेस्ट जोन में महाराष्ट्र भी था, राजस्थान भी था, तो हमने शिवाजी महाराज का एक किया था, घोड़े पे उनकी सवारी निकाली थी। एक रानी पद्मावत का किया था कि वो उनकी एंट्री थी, उनके हस्बैंड के साथ गया, रावल रतन सिंह। हाँ, रावल रतन सिंह। एंड पीछे से हम लोग आवाज़ में आते होशियार, खबरदार, एंड यू हैव टू परफॉर्म अ डांस। तो हमने वो कालपेड़िया डांस होता है राजस्थान का, वो वाला परफॉर्म किया था। साथ ही साथ वो जो घूमर होता है वो परफॉर्म किया था। तो दैट्स ऑल। आपने भी परफॉर्म किया? वाओ। सुलोचना, आपने क्या किया? मैं झारखंड का पार्ट नहीं बनी थी, मैं बंगाली साड़ी और ये सब मुझे काफ़ी फैसिनेट करता था, तो मैंने बंगाली वाला किया था। और उसमें दुर्गा पूजा वाला जो सीन था उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। दुर्गा पूजा, काली पूजा, या इट वाज नॉट हूटिंग नहीं होता, वो ऐसे हूटिंग नहीं कहते, दैट इज टू वार्ड ऑफ इविल्स। या तो मैंने बंगाली साड़ी पहनी थी, लेकिन लोग कह रहे थे भारत माता ज़्यादा लग रही हो। पर वो काफ़ी मतलब सबसे बड़ी बात ये है, इतना ह्यूज पार्टिसिपेशन होता है जबकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। संडे को होगा इंडिया डे, सैटरडे तक आप बिजी हो, मतलब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप शाम को पार्टी भी करनी है। तो आई रिमेम्बर सैटरडे नाइट तक मैं पार्टी कर रहा था, सुबह उठा किसी तरीके से तैयार हुआ, चलो। तो ये यही सब जो आप एक्टिविटीज बता रहे हैं, ये सब सैटरडे संडे को होता है? दिस इज अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस? यस, एंड नो स्पेशल टाइम इज गिवन प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि जैसे इंडिया डे है तो क्या आपको 1-2 दिन दे दिए पहले कि हाँ एंड द तुम अपना प्रिपेयर कर फैसिनेटिंग लो? थिंग इज इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स वी मैनेज टू पुल इट ऑफ समवेयर एवरी टाइम। मतलब ये मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगा है कि चाहे हम कुछ भी बोले कि इतना काम होता है, इतना कुछ होता है, लेकिन वी मैनेज टू पुल इट ऑफ। वो टीम वर्क कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, it's fascinating. So what did you participate as? I was the overall coordinator of the East Zone. एक वो था, and दूसरा I had a solo song on a guitar, a Bengali song that I sang and played the guitar on. तो वो मेरा participation था. Wow. And Dipesh, आप? I was given Northeastern Zone, so I was yak queen. So 2 yaks were there and I was handling them. It was very good. So लबासना ने एक चीज़ बहुत सिखाया है कि आपके पास कोई टास्क है, मतलब बिल्कुल अर्जेंट टास्क है, तो आप ऐसा नहीं है कि अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम अब उसको कर लेंगे। हाँ, ये सबके साथ हुआ है। और वो लास्ट मिनट पे कर लेंगे। अगर कहाँ जाना है, क्या आइटिनरी है, बासना आपको ना अकेडमी आपको ना 2-3 हफ्ते पहले से नहीं बताएगी, लास्ट दिन में बताएगी। वो आपको 2 दिन पहले बताएगी कि उस दिन वहाँ निकलना है, इतने बजे की फ्लाइट है, ये आपकी टिकट्स है, रेडी रहना। दैट्स इट। शॉर्ट नोटिस। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जानबूझ के किया जाता है, जस्ट टू लाइक प्रिपेयर यू, कंडीशन अस। एफसी में अगली सुबह हमारा एग्जाम होता था, डेफिनेटली आज की शाम हमारी कल्चरल में होगी। सुबह से शाम तक क्लासेस, शाम को कल्चरल, हम 9-10 बजे का फ्री होंगे, टू मेक श्योर दैट वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, क्योंकि ऐसा ही होगा, यू विल बी असेस्ड मिनट टू मिनट। मतलब आपको कभी भी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई रिपोर्ट आ गया अगले दिन, सीएम के साथ कोई प्रेजेंटेशन है, आपके पास 1 घंटे है, यू सी द प्रेजेंटेशन, कुछ भी बना लिया आपने ढंग का, एंड देन यू प्रेजेंट इट। सो ये ऐसे ही होगा फील्ड में। अच्छा, और ये एग्जाम भी होता है जो आप पढ़ रहे हो इन सब का? एग्जाम लाइफ लॉन्ग रहते हैं आपकी, एकेडमी में भी है एग्जाम, पूरा सर्विस तो एग्जाम है। ओके, और उसमें भी रैंकिंग होती है कि ये टॉप आए, इनको गोल्ड मेडल मिला है? बिकॉज़ ऐसा गोल्ड मेडलिस्ट होता है, डायरेक्टर्स मेडल। हां, डायरेक्टर्स मेडल ओवरऑल गौरव अग्रवाल सर के साथ हमने किया था अभी जो लास्ट वीक, तो आई थिंक ही गॉट द इंडिविजुअली एग्जाम्स का नहीं होता है, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ ऑल द एग्जाम्स डायरेक्टर्स मेडल होता है। ये डायरेक्टर्स मेडल और एस्पिरेट देखो, तो ये फेज 1 हो गया, आपने बता दिया कि फेज 1 में आपकी पढ़ाई हो गई। इसके बाद क्या करते हैं आप फेज 1 के बाद? डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। इसके बाद हम सब अपने अपने कार्डर्स में एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दी जाती है, जहाँ पे हमको असिस्टेंट कलेक्टर का वो दिया जाता है। इंडिपेंडेंट चार्ज थोड़े बाद में दिया जाता है, पहले हम तहसीलदार से शुरू करते हैं, उसका काम समझते हैं, पटवारी से समझते हैं उसका काम क्या है, कुछ टाइम तक तहसीलदार रहते हैं, उसका काम समझते हैं, फिर बीडीओ, देन असिस्टेंट कलेक्टर, एसडीएम। उस तरीके से वी मूव अप द लैडर, एंड कुछ 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते एक के साथ बिताने के बाद वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर वर्क, क्योंकि अभी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर काम होता है और लॉ एंड ऑर्डर का मेजर काम होता है। मोस्ट ऑफ द कार्डर्स में, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में यही काम होता है, वो सीखते हैं। दैट गोज ऑन फॉर अ ईयर। ओके,
तो ये 1 साल तक आपकी डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट हो फील्ड लेवल अटैचमेंट, फील्ड लेवल अटैचमेंट, एंड आफ्टर दैट यू कम बैक टू लबासना. We come back to Labasna for what we call IAS professional course phase 2. That is for around 2 months. हाँ मतलब 6 weeks to 2 months. 6 weeks to 2 months. So when will you now be leaving for this? 12th May is the last 12th of phase May is the 1. last, उसके where बाद we we'll have leave for a year and then we'll come back after that. तो आपको आपके कैडर्स मिल चुके हैं? कैडर्स तो बहुत पहले मिल चुका था मैम, दिसंबर में मिल गया था. करेक्ट. तो दैट इज आल्सो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सारे ही एस्पिरेंट्स का कि कैडर सिलेक्शन भी जब होता है, यू नो हाउ डिड व्हाट डिड यू पुट एज योर सिलेक्शन? डिड यू गेट इट एग्जैक्टली व्हाट हाउ यू पुट? दिस इज अ ह्यूज लेक्चर इन इटसेल्फ. पूरा दिन चला जाएगा इस पे, पर जा सकते हैं. कोई नहीं, आप वैसे भी सब कुछ इन शॉर्ट बता रहे ऑब्वियसली हो. सब लोग होम कैडर ही सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, बट नॉर्मली होम कैडर मिलता नहीं है बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर सम कैडर्स because they are considered to be popular, good, whatever reason. But you put your option and based on your rank, availability and everything else, you get I don't agree with that. मतलब I would say कि ज़्यादा over smart बनने की ज़रूरत नहीं है when you put up your cadre choices because that can backfire. Exactly. Put up your honest choices. Secondly, all cadres are good. Exactly. ठीक है, no matter wherever you're posted, all cadres are good and each cadre में आपको काम करने की opportunity to the opportunity And to each cadre actually has make a unique challenges difference. also. हाँ, unique challenges हर cadre में. जो यूपी के challenges है वो शायद तमिलनाडु के नहीं है, वो शायद नागालैंड के नहीं है, but challenges हर जगह है, opportunities हर जगह है. तो actual opportunity to make a difference in people's life is present in each and every cadre. सो एट द एंड ऑफ द डे ये मत सोचो कि यार मुझे होम कार्डर नहीं मिलेगा. मुझे मेरा होम कार्डर मिल गया, शायद अभिजीत को भी उनका होम कार्डर मिल गया, बट ठीक है, इट डज नॉट मैटर. इट रियली डज नॉट मैटर. सुलोचना, मैं देख रही हूँ आप बस स्माइल कर रहे हो इस पॉइंट पे व्हाइल सामिया इज सेइंग. आपको इस पे बारे में कुछ बताना था? नहीं, आई थिंक आई एम हैप्पी विद माई कैडर. आई गेस लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर होता है उसमें. अगर कोई नॉर्थ इंडिया से तो वो साउथ इंडिया जाना प्रेफर नहीं करेंगे. साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडिया में आना प्रेफर नहीं करते. बस वो लैंग्वेज का इशू है, और लैंग्वेज बस बोलने वाली नहीं, बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो आपको लिखना है, पेपर वर्क, सब कुछ उस लैंग्वेज में होने वाला है. हम भी, आई एम गोइंग टू झारखंड कैडर फ्रॉम राजस्थान. हिंदी स्पीकिंग हूँ बहुत. आई थिंक दैट आई एम फ्लुएंट इन हिंदी, लेकिन ऑफिशियल जो हिंदी हम सीख रहे हैं तो अभी तक हमें पता नहीं है. प्रशासनिक हिंदी, आज हमारी प्रशासनिक हिंदी की क्लासेस चल रही हैं. तो कलेक्ट्रेट को समाहर्ता ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी भी हम समझ रहे हैं कि ये क्या टर्म्स है. लैंग्वेज वाला बैरियर होता है. बाकी तो आई थिंक ऑल कैडर्स आर यूज्ड टू आवर कैडर्स एंड वी स्टार्ट लविंग आवर कैडर्स एक्चुअली. एंड मतलब ये जो लैंग्वेज वाला चीज़ है, ये भी कुछ इनिशियल 5-6 महीने 1 साल का ही स्ट्रगल है. एंड इफ इट्स अ स्ट्रगल एंड अदरवाइज इट गेट्स ऑल नॉर्मलाइज्ड. वो हो जाता है. जैसे गोइंग बैक टू द प्रीवियस एपिसोड जिसमें हमने मयंक मित्तल जी एंड अनु कुमारी जी से बात करी थी, तो दे आर बोथ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड एक को मिला है तेलंगाना कैडर एंड केरला कैडर. तो उन्होंने मलयालम और तेलुगु भाषा सीख ली है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट. तो आप जैसे बता रहे हैं कि 5-6 महीने का, हाँ शी इज इन केरला, तो 5-6 महीने का चैलेंज था, बट उसके बाद वो लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब कुछ आसानी से हो रहा है. तो लाइक इट्स अ पार्ट, जैसे आप लोगों को डाल दिया गया कि ये करना है, तो वो भी हो जाता है. तो होपफुली आप लोगों के लिए भी हो जाएगा. I have seen officers like very very senior to us in the academy, again won't take any names, but coming from South India, working in a North Indian state and now never spoke Hindi, now speaking Hindi so fluently, better so than fluent, many of the people, better than many of us. Yeah. You won't even guess कि वो कौन से state से हैं unless and until you come to know कि वो वहाँ से आए हैं. Like you learn that language, you learn. That's not an issue. अच्छा, तो ये आप लोगों को पढ़ाता कौन है? There are faculty specialized for that. For example, language faculty के लिए there are people who teach languages. There are permanent faculties, there are faculties on deputation, so there are IAS officers that will come on deputation. Then there are permanent faculties which are not IAS officers, they work under them or they are language faculties. Then there are guest lecturers which are called from outside. काफ़ी फेमस गेस्ट लेक्चरर्स भी आते हैं. हम कई बार फोटोज देखते हैं, इवन मेनी यू नो एक्सपर्ट्स लाइक हु हैव वन नोबेल प्राइज और बड़े बड़े टॉप साइंटिस्ट, काफ़ी लोग आके लेक्चर्स लेते हैं आप लोगों के लिए जी, जिनकी हम ऑथर्स कमिटीज वगैरह कोट करते हैं. हाँ, जो वो हमारे सामने खड़े होते हैं किसी के लिए. प्रशांत नायर सर वाज देयर इन एफसी फर्स्ट वीक ही थे. प्रशांत नायर सर आए थे, तो उन्हें कलेक्टर ब्रो वाला जो हम कोट करते थे, ही वाज इन फ्रंट ऑफ अस, अपनी स्टोरी बता रहे हैं. वो काफ़ी फैसिनेटिंग. रतन वतन सर भी आए थे एक बार. पर्सन हु बॉट UPI पेमेंट्स इन दिस कंट्री, ही वाज देयर. वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं और इतने हम्बल होते हैं वो.
तो उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है हमें कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया हुआ है, अभी तक हम उन्हें इतना बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन वो अपने वर्क को कैसे प्रेजेंट करें, खुद इतने हम्बल है, अपनी जो भी उनकी सक्सेस है, जितना भी उन्हें कुछ मिला है उसको वो एक कैजुअल वे में आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सर्विस। आपको ज़्यादा किसी चीज़ पे प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कल को एरोगेंट हो जाए, घमंडी हो जाए। और मोस्टली जो IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर्स हमें यही एडवाइस करते हैं कि ग्राउंड से जुड़े रहो, फैमिली फ्रेंड्स इन्हें कभी नहीं छोड़ना है आपको कि काम में डूब के आप बस सब कुछ छोड़ दिया। और आप सेकंड थिंग, आपको एरोगेंट नहीं होना है। डोंट थिंक कि आप अगर अभी अपने सक्सेस की पीक पे हो तो हमेशा वैसे ही रहोगे। और ये भी कि लोज और हाइज आते हैं लाइफ में, कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट आपको मिल रहे हैं, फिर आपको बुरा पोस्टिंग सो कॉल्ड बुरा पोस्ट सो कॉल्ड ऐसा कुछ हो जाए। मतलब बेसिकली आपको नॉट जस्ट एकेडमिक बट लाइफ लेसंस भी दिए जा रहे हैं। Exactly. दे आर कमिंग फ्रॉम पीपल जिन्होंने एक्चुअली में ये सब Actually चीज में किया है। दे आर मोर नॉट लाइक हसमुख अडिया सर वाज द मैन हु इम्प्लीमेंटेड GST, एंड मैंने उनको कितनी बार टीवी पे देखा था, वो GST के आसपास अपने डाउट्स क्लियर, मतलब लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहे थे। एंड वन डे ही वाज स्टैंडिंग देयर, ही वाज टीचिंग अस GST एंड अदर सच थिंग्स। तो फाइनेंशियल रूल्स सिखा रहे थे। एनीवेज, सो या, सो यू गेट टू मीट सच पीपल। एंड अभी वो रिसेंटली वो CAG भी थे, क्या नाम है जो CAG थे, Yes, विनोद राय। विनोद राय was there. वो भी थे, वो आए हुए थे कैंपस में। एंड सो यू मीट, व्हेन यू आर इन प्रेजेंस ऑफ सच पीपल, यू आर हम्बल्ड कि अरे ये मेरे सामने खड़े, इनको कोट कर करके मैं यहाँ तक पहुंचा। एग्जैक्टली इन्हीं के कोर्स लिखते थे ऐसे में। ये कमेटी RBI से बहुत लोग आई एम श्योर आते होंगे, तो उनकी कमिटीज़ वगैरह बहुत हम कोट करते हैं। तो ये भी देखिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप IAS बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये आपको इंस्पायर करना चाहिए। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि ये इतने फोटोज़ वगैरह जो आते हैं सोशल मीडिया पे, अगेन टॉकिंग अबाउट दी करंट सिनेरियो, तो बहुत सारे ऑफिसर्स शेयर करते हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। सम पीपल क्रिटिसाइज इट कि इतना शेयर नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि उससे कई लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है। जैसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आप बता रहे थे भारत दर्शन के वीडियोज़ आपको इंस्पायर करते थे कि इट इज़ इंस्पिरेशनल फॉर यू। तो वैसे ही जैसे मुझे काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन मिलता था कि इतने एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। फॉर मी व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट, दैट वाज अ बिग मोटिवेशनल फैक्टर। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो एकेडमी आपको पढ़ा भी रही है, आपको रिगरसली ट्रेन कर रही है एंड आपको हम्बल भी बना रही है। तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मज़े हो रहे हैं या फिर पढ़ाई हो रही है, नहीं, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड इट इज़ टू ट्रेन यू फॉर द फ्यूचर जॉब, जो काफ़ी टफ है। तो होपफुली आप लोग अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं और हो जाएंगे, जैसा आप लोगों से बातचीत करके लग रहा है। ओके, तो आई थिंक अभी फिलहाल हमने इतनी सारी बातें कर ली लिबासना के बारे में। आई नो अभी टाइम भी हो रहा है बिकॉज इट्स गेटिंग डिलेड ऑल्सो। फिर भी आई थिंक 1-2 क्वेश्चन स्टिल रह गए हैं फ्रॉम आ पिटारा ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे एस्पिरेंट्स ने भेजा था। बट आई एम श्योर दैट दिस इज अगेन समथिंग जो बहुत ही क्विकली यू कैन कवर ऑन दैट ऑल्सो। तो अब सिंस आप लोग का जैसे कि ऑल मेंशन्ड ऑन मे दैट यू विल बी मूविंग नाउ टू योर ओन कैडर्स एंड अब आप शुरू करोगे 1 साल का सफ़र। आफ्टर दैट यू गोइंग टू कम बैक टू लिबासना अगेन। तो आई नो आप लोग ने जैसे बताया वहाँ जाकर देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल नाउ अंडरस्टैंड ऑल्सो। फिर आप लोग पहले अलग अलग पोजीशंस पे काम करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द रोल्स ओवर देयर। बट अगर मैं आप सबसे एक अकेले में पूछूं कि ऐसा क्या है जो आपके यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग कि चलो फर्स्ट डे दैट आई रीच फॉर माई वर्क, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी, और ये मैं करना चाहता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ भी है, आई जस्ट वांट टू नो कि अभी फिलहाल व्हाट आर यू फीलिंग द फर्स्ट डे दैट यू रिपोर्ट टू ऑन ड्यूटी, व्हाट वुड यू वांट टू डू? I would want to know the office that I'm reporting very well, क्योंकि मुझे हमेशा नहीं, मतलब थोड़ा सा डर है कि इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड एंड आई एम मे बी नॉट वेल प्रिपेयर्ड एटलीस्ट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को समझूँ, लोगों को समझूँ, लोग कैसे काम करते, क्या सोचते, व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, ये मैं समझूँ। तो जो फील्ड वर्क और जैसे सुलोचना ने बताया कि टू बी कनेक्टेड विद द ग्राउंड लेवल रियलिटीज़, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे मतलब टू एरियाज विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट आर हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो मतलब इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन दोनों फील्ड में मैं कुछ करना चाहता हूँ। अमेजिंग। और कौन सा कैडर था आपका? मेरा बंगाल कैडर है मैम, होम कैडर। सो दैट इज़ व्हाट यू विल बी वर्किंग ऑन गिवन अ चांस। ग्रेट। दीपेश? मैम अभी सच में तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि पहली बार फील्ड पे जाके काम करेंगे और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही है, पहला दिन यही है कि अपने सीनियर्स से और जूनियर्स जो रहेंगे उनसे मैं अच्छे से बात करूं कि एग्जैक्टली लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे ऑफिस में कैसे काम होता है, क्या क्या वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस एरिया में आते हैं। वही, और बाकी मैम घर वगैरह सेटल करना है, फैमिली का भी देखना है, वही सब रहेगा।
और ऐसे जैसे कि उन्होंने कहा 2 causes which are really close to him, आपके कारण में मे बी you might have thought while you were जब आप लोग तैयारी करते हो हर स्टेट्स के बारे में आप बहुत पढ़ते हो, सो एनीथिंग इन पर्टिकुलर जो आपको लगता है कि दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू वर्क ऑन इफ गिवन अ चांस? मैम ऐसे कोई पर्टिकुलर एरिया तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो कैडर में जाके ही पता चलेगा। बट मेरा एक ऐसा है कि स्कीम्स हम ले आते हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम देखते हैं कि जो बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको सही में ज़रूरत है, कई बार उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो मेरा जितना भी एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन होगा, मैं कोशिश करूंगी कि जो भी स्कीम सरकार के द्वारा, चाहे स्टेट, सेंटर या फिर पंचायत लेवल पे, वो स्कीम्स बेनिफिशियरीज तक पहुंचे। कोई ऐसा ना रहे जिसको वो एलिजिबल है पर उसको वो लाभ नहीं मिल रहा। मैं एक स्कीम सेचुरेशन पे थोड़ा काम करने की कोशिश करूँगी। अमेजिंग। समय आप? मैं कहीं ना कहीं दोनों का ही मिश्रण है। ये कुछ लोग समझ लेते हैं कि अब मैं कलेक्टर बन गया, मैं IAS हो गया, सो आई स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स फ्रॉम day 1, आई विड स्टार्ट डिलीवरिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम day 1। बट सबसे बाहर काम करने से पहले आपको अपना घर पक्का करना होता है। सो द ऑफिस यू ज्वाइन, यू गेट टू नो द पीपल, यू गेट टू नो द प्रोसेस, द प्रोसीजर्स, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दैट योर इंटेंशन बिहाइंड सम इनिशिएटिव इज़ परफेक्टली फाइन। आप बिल्कुल अच्छी एकदम ऑल्ट्रिस्टिक इंटेंशन के साथ बाहर जाते हैं किसी एक इनिशिएटिव के साथ, जिससे कि दुनिया आपको लगता है कि लोगों का भला हो सकता है, बट आपने प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर फॉलो नहीं की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो प्रोसेसेस हैं उसको समझ के उसके अनुसार काम करें। और वो अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं कि उनको समझने में भी आपका कुछ टाइम जाएगा। सो वंस यू आर द किंग एंड मास्टर ऑफ प्रोसेसेस, आप समझिए आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत कॉम्प्लेक्स स्कीम्स, बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ भी बेटर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, बिकॉज यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड विच पर्सन्स टू यूटिलाइज इन विच कैपेसिटी। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग, रनिंग योर ऑफिस फ्रॉम day 1। विशिंग यू ऑल द बेस्ट आपके कार्ड के लिए भी। कौन सा था आपका कार्ड? मेरा एग्मट कार्ड है, यूटी कार्ड है। परफेक्ट। सुलोचना, फाइनली आप? जैसा पहले तो तीनों ने जितना भी कहा, तो ये भी प्रायोरिटीज़ है, ऑफिस को जानना, लोगों को जानना, प्रोसेस को जानना। स्पेशली आप किसी कैडर में जा रहे हो तो कैडर स्पेसिफिक एक्ट्स होते हैं वहाँ का। स्पेशली जिन अपने होम स्टेट में नहीं जा रहे हैं उनके लिए कल्चरल शॉक भी हो सकता है जहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ के कल्चर को जानना। कहीं पे फॉर एग्जांपल हम विलेज विजिट में तेलंगाना गए थे, तो वहाँ पे खाना मतलब कुछ प्रसाद था, आप उसे चम्मच से नहीं खा सकते, चावल वगैरह। तो ऐसी कुछ जो छोटी सी चीज़ें जो आपको लोगों से कनेक्ट कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को काफ़ी रिसेंटमेंट हो जाए इस बात पे, उनके जो भी कल्चर है कि ये पूजा इस टाइम पे होती है, कौन सा इवेंट उनके लिए सबसे बड़ा है। हो सकता है उस जगह पे दिवाली बड़ी बात ना हो, संक्रांति बड़ी चीज़ हो। तो इन सब चीज़ों को देखना और रूल्स रेगुलेशंस ये सब सीखना, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जैसा हमारे सीनियर्स यहाँ पे आके बताते हैं कि आप फील्ड विजिट बहुत कीजिए, टूर कीजिए अपने एरिया का। आपको पता होना चाहिए, लाइक आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है कम से कम ये आइडिया आपको होना चाहिए, ये गांव वहाँ पे है, ये तहसील यहाँ पर है। तो मतलब टूर करने का ये सब ज़्यादा करना। ग्रेट। आई थिंक एक चीज़ जस्ट बिकॉज अभिजीत आपने कह दिया था कि अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक क्लोज टू यू। 2 women हैं who are empowered now यहाँ हमारे साथ, so definitely I think being a woman myself also, and there are many aspirants who are women who are preparing, I'm sure they would really be very very benefit with the entire discussion आज जो हुआ है, but they would definitely see you all as role models also. So especially for women aspirants who are preparing, what would you like to say turn by turn? पहले दिपेश आप, उनके लिए कुछ संदेश। मैं यही बोलूँगी कि सोसाइटी अनफेयर है वुमेन के लिए, लेट्स एक्सेप्ट इट। बुरा है पर है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा माइल जाके या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दिस सोसाइटी इज़ कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हैं और आपने अगर प्रूव कर दिया कि येस आई कैन डू इट, तो आपको कम बैरियर्स आएंगे। तो मैं वही कहूँगी कि इनिशियल चैलेंजेस को बैरियर ना मानिए, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा एफर्ट लीजिए। हो सकता है कि आपको अपने भाई से, अपने जो भी आपके सोसाइटी में लड़के होंगे उनसे ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, पर उनको लीजिए, वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही बनाएंगे। और बाद में जब रिजल्ट आएगा किसी भी फील्ड में, आप लोगों से ज़्यादा अच्छा ही करेंगे। यही मैं बोलूँगी। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए एज अ लेडी, लेकिन उन चैलेंजेस को
फेस किया, ये नहीं कि क्रिप करती रही। क्रिप करना ठीक है कि हाँ हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, लेकिन आपको साइमल्टेनियसली उस पर काम भी करना है और मतलब बढ़ते रहना है आगे, यही मैं बोलूँगी बस। अमेजिंग। सुलोचना, आप क्या कहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट थिंग बिलीव इन योर सेल्फ। आपको इंडिया काफ़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी है और मैं काफ़ी स्मॉल टाउन से आती हूँ। आई एम द मेरी फैमिली में मेरी फर्स्ट जनरेशन है, लाइक आई एम द फर्स्ट फीमेल टू गेट एजुकेशन। सो मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, हर पॉइंट पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। बचपन में मैं 6th या 7th क्लास में थी तो एक चाचा ने मुझे बोला कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या करेंगे बेटा, शादी करवा देंगे। अब लड़का तो क्या अपने घर में ही रहेगा तो उसको हम पढ़ाते रहेंगे और लड़कियों की शादी करवा देंगे। तो आई थिंक काफ़ी मेंटल प्रेशर होता है इसी चीज़ का। फर्स्ट थिंग तो शादी का। सेकंड चीज़ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, कि आपके पेरेंट्स अगर लड़का है और लड़की किस में इन्वेस्ट करेंगे। और थर्ड थिंग आई थिंक उनके लिए अपने टाउन को छोड़ के बाहर जाना, उसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, फैमिली की साइड से भी हो सकती है और पर्सनल लेवल पे जो होती है। इवन DU में भी गर्ल्स कॉलेज में, अभी आपने IP कॉलेज का एग्जाम्पल देखा होगा जब वहाँ पे फेस्ट था, तो गर्ल्स कॉलेजेस में भी बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए भी पेरेंट्स काफ़ी डरते हैं, उनका डर जेन्युइन भी है। लेकिन आपकी चॉइस है, फाइट और फ्लाइट। आप हर चीज़ में नहीं भाग सकते और लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप कितने रिच हैं, पुअर हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास नहीं है तो आपके पास लाइफ में इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती है। और नेगेटिव कमेंट्स आपको बहुत आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब ईव टीजिंग से लेकर कुछ भी इशू हो सकता है। तो वहाँ पे आपको फ़ाइट करना ही पड़ेगा, ये नहीं है आप प्रॉब्लम से डर के भाग जाओगे। ईव टीजिंग हुई है, आपने ट्यूशन, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एक लड़के ने मुझे धक्का दे दिया था, मैं साइकिल से ट्यूशन पे आ रही थी तो काफ़ी ऐसे गिर गई थी। अब मुझे ये भी डर था घर पे बताना है नहीं बताना है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है आप रूट चेंज कर लो, आप अपना टाइमिंग चेंज कर लो, लेकिन कंटिन्यू करो उस चीज़ में। आपको ठीक है, आपको लड़की होने के अगर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं तो कहीं पे पर्क्स भी मिलेंगे। लोग काफ़ी सेंसिटिव लोग भी होते हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हैं। हमारे ट्यूशन वाले टीचर्स थे जो समझते थे कि इतना लेट नहीं रखना है टाइमिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपको अपने अंदर फेथ रखना है। अगर आपको फेथ नहीं है, आप ये कहेंगे यार क्यों कोचिंग करनी है, क्यों इतना पैसा लगाना है, पता नहीं मेरा हो या ना हो। तो इसलिए पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने अंदर विश्वास रखें, और लोगों को आपको मतलब ऐसे चांसेस आएंगे उस टाइम पे कि आपको अपने पेरेंट्स से भी झगड़ा करना पड़े कि नहीं मुझे यही करना है, तो अपने लिए स्टैंड लो। वैसे इस बार का जो आपका बैच है IAS ऑफिसर्स का, हाउ मेनी वुमेन आर देयर आउट ऑफ 180? 25 to 30%. 25 to 30%. 30%। तो रेशियो सुधर रहा है एंड होपफुली आने वाले सालों में विल सी 50% रेशियो। लेट्स प्रे फॉर दैट, लेट्स होप फॉर दैट। और होना चाहिए आदर्श तौर पे, क्योंकि आबादी में 50% महिलाएं हैं, तो हर सर्विस में हर जगह देश में 50% तो रिप्रेजेंटेशन मिनिमम होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में सिंस आपने सर ने कहा, एक चीज़ एक और, क्योंकि बहुत ही थोड़ा क्लीशे हो जाता है कि विमेन एस्पिरेंट्स के लिए मैंने विमेन ऑफिसर्स को ही पूछा। आई नो यू थिंक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एज अ क्लोज कॉज, इसलिए मैं समय आपसे पूछना चाहूँगी बिकॉज यू आर द ओनली वन लेफ्ट इस टॉपिक पे। डू यू हैव यू एक्चुअली जस्ट अगर मैं आपसे ही पूछूँ तो हैव यू एक्चुअली सीन दिस डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड हैपनिंग, एंड अगर आपने कभी भी ये देखा भी है कि what would you also give out a message to all the women aspirants also and to all aspirants in general? You cannot deny that patriarchy and this kind of discrimination is a reality in our society today, and it has been a reality since a long time. So I was fortunate, or maybe I was lucky enough that I grew up in a very sensitized environment. My parents, I have an elder sister, and my parents never differentiated. In some ways she got better education, and they sent her to US when it was time, and they allowed her to study and work in the States. And but I know it's a point, but I believe that the solution to that is women empowerment is through financial empowerment, whether it is through the SHG initiative that the government is taking, or by various other mudra loans that the government is giving out. If we financially empower a woman, I think they will be able to literate themselves, educate themselves. They will be able to fight for their rights better, and they can hold off on their marriages when they don't want to. The financial empowerment, I think, is the key to women empowerment. I think एक quotation है ना, you educate a man, you educate a man.
You educate a woman, you educate a generation. That is very true. That's great. So I think now after all of that discussion, I think हमने बहुत सारी serious बातें डिस्कस की, बहुत फन चीज़ें भी डिस्कस हुए, बहुत सारे एक शायरी भी इतनी अच्छी हमें साम्यक जी ने सुना दी. So I think now we can now come to a closure for this entire discussion of today. But before doing that, I would want each of you to just give out one final message to all the aspirants. अभी एग्जाम्स आने वाले इस साल की, तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी सबके लिए लाइक टर्न बाय टर्न अगर आप एक मैसेज सबको दे दो जो शायद प्रीलिम्स के लिए 1 या 2 सेंटेंसेस जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहें. करें. I think first thing is practice and second thing is confidence you should have. Stay calm and keep practicing. बी बिटर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. अपने आप को धोखा मत दीजिए कि मैं इतना पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मुझे ये आता है. अपना प्रॉपर एनालाइज करें, स्ट्रेंथ वीकनेस जानें और देन काम करें उन पे. सही बात है. बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज व्हाट एक्चुअली हेल्प. तो इसी के साथ आज का ये बहुत ही अच्छा सेशन हम समाप्त करेंगे. लेकिन सेशन समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने अन्य एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि इस सीरीज़ में आप और क्या एडिशंस चाहते हैं, आप किन IAS ऑफिसर्स को चाहते हैं कि हम इस टेबल पर लेकर आएँ and what more changes can we make. So please comment on all those aspects and finally we'll end this session. Just one very small thing. Yeah, please. We are talking about the IAS as a service and everything. Right. The hard work that goes behind and everything. तो अनिल स्वरूप सर का एक बुक है Ethical Dilemmas of a Civil Servant. उसमें एक शायरी है and since today we missed the शायरी session, तो he says that it's a very fine line that you need to walk as a civil servant. तो ही सेज दैट मुख्तसार से ज़िंदगी की अजीब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं. वाह. तो आई थिंक वी कैन एंड ऑन दैट. चलिए, with that beautiful lines we'll end this session. Thank you so much for watching and tuning in. Let's crack it.